अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 641 से 645। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 641। विश्व को हिला देने वाला महान पदार्थ 3। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 641। विश्व को हिला देने वाला महान पदार्थ 3। दानव इंपीरियल ग्रेट हॉल। दोपहर हो चुकी थी। 12 अभिभावक परिवारों के मुखिया और ड्यूक छू पैलेस के ड्यूक सभी उपस्थित थे। किसी ने भी अनुपस्थित रहने का साहस नहीं किया। उनके साथ नेता हस्तियां भी थीं। आखिरकार लिटिल डेमन महारानी ने व्यक्तिगत रूप से उन सभी को उपस्थित होने का आदेश दिया था और कहा था कि उनके पास घोषणा करने के लिए एक महान मामला था। दोपहर के भोजन की शुरुआत के साथ पेश सौंपे गए और मूल रूप से कुछ हद तक घबराहट वाला माहौल जीवंत हो गया। यून परिवार भी किसी तरह लंच का केंद्र बन गया था, क्योंकि कुलपतियों और ड्यूकों ने आकर उन्हें टोस्ट करने की पहल की थी। हालांकि शराब पीने के बाद हर कोई तुरंत शराब की ऊर्जा को घोलने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग करेगा। ऐसा न हो कि वे अपने पे को रोकने में असमर्थता के कारण लिटिल डेमन महारानी के सामने अपने शिष्टाचार को भूल जाएं। बड़े भाई, ये दोपहर का भोजन किस बड़ी बात के लिए आयोजित किया गया है? जियो यून ने चुपचाप यू चे से पूछा। मुझे नहीं पता, यू चे ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका मुझसे कुछ लेना देना है। बड़े भाई के साथ जियो यून की आंखें चौड़ी हो गईं। पिता ने कहा कि आज की घोषणा भ्रामक दानव क्षेत्र के भविष्य से संबंधित एक बड़ा मामला है। बड़े भाई ऐसा क्यों सोचेंगे? 2 कारण। यून चे ने लिटिल डेमन महारानी की ओर देखा और कहा, एक, जब पिता ने मुझे आज सुबह बुलाया तो उन्होंने कहा कि लिटिल डेमन महारानी ने निर्दिष्ट किया है कि मुझे उपस्थित होना है। उस समय मुझे पहले से ही इसका एहसास था, लेकिन ये केवल गौण है। मुख्य कारण क्या है? यून चे की बातों पर पूरी तरह विश्वास करते हुए जियो यून ने तुरंत पूछा। यून चे ने संक्षेप में उसकी ठुड्डी को छुआ। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि लंच की शुरुआत से लेकर अब तक लिटिल डेमन महारानी ने मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा है। जियो यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। बस सिर्फ इसी कारण से? सही। यून चे ने अतुलनीय गंभीरता के साथ सिर हिलाया। मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ। महिलाओं के बारे में मेरी समझ से उसने निश्चित रूप से मेरे लिए कुछ न कुछ योजना बनाई है, लेकिन छोटी दानव महारानी कोई साधारण महिला भी नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसने मेरी ओर देखा भी नहीं है। जियो यून ने कमजोर ढंग से उत्तर दिया। यून चे ने उसे चुपचाप देखा, फिर कहा, भले ही वह साधारण नहीं है, फिर भी वह एक महिला है। उसका आपकी ओर न देखना मेरी ओर न देखने से बिल्कुल अलग है। यह ऐसा है जैसे आपकी 7वीं बहन का शुरू से ही मेरी ओर न देखना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर उसने पूरी दावत के दौरान आपकी तरफ नहीं देखा तो कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, जियो यून का जबड़ा चकरा गया। वह हैरान रह गया। स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था कि यू चे किस बारे में बात कर रहा था। अनजाने में दोपहर के भोजन की दावत का आधे से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी छोटी दानव महारानी पूरे समय बिना कुछ कहे सम्राट की सीट पर सीधी बैठी रही। घोषणा की बड़ी बात के बारे में पूछने की हिम्मत करने वाला भी कोई नहीं था। यून किंगहोंग ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा, उठे और सलाम किया। छोटी दानव महारानी, ड्यूक हुआई की गड़बड़ी अब सुलझ गई है, और भले ही ड्यूक मिंग बच गया है, उसकी तलाश में हमारे निरंतर प्रयासों के तहत उसे फांसी के लिए दोषी माने जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपके विषय के रूप में मैंने वास्तव में मदद करने के लिए बहुत कम प्रयास किया है और बचाए जाने के लिए पूरी तरह से लिटिल डेमन महारानी की शक्ति पर निर्भर हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह कोई बहुत बड़ा मामला रहा होगा जिसके कारण छोटी दानव महारानी ने आज हम सभी को यहाँ बुलाया। चाहे कोई भी आदेश हो, कोई भी हमें इसे क्रियान्वित करने से नहीं रोकेगा। बड़े हॉल के भीतर वास्तव में बाहर आकर बोलने के लिए यून किंगहोंग से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था। जैसे ही वह बोला, बाकी सभी ने तुरंत अपनी आवाज और अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा लिया। अपने शराब के प्याले नीचे रखते हुए उन सभी ने एक साथ सलाम किया। हमें छोटे दानव को मारने से कोई नहीं रोक सकेगा। महारानी का आदेश। लिटिल डेमन एम्प्रेस की नजर पूरी भीड़ पर पड़ी और आखिरकार उसने यू चे की दिशा में नजर डाली। हर कोई झुक रहा था, फिर भी केवल यू चे अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था और अपनी चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई लहर नहीं दिखी और वह धीरे से उठी और सुस्ती से जवाब दिया, इस महारानी के पास आज घोषणा करने के लिए वास्तव में एक बड़ी बात है। यह मामला हमारे मायावी दानव क्षेत्र के भविष्य से संबंधित है। ये हमारे दानव सम्राट वंश की निरंतरता से भी संबंधित है। दानव सम्राट वंश की निरंतरता। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। यू चे ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली।
ड्यूक हुआई की सेना की महत्वाकांक्षा और दुष्ट षड्यंत्र के तहत इस महारानी के शाही पिता और भाई को एक के बाद एक मार दिया गया। भले ही यह साम्राज्य एक महिला है, फिर भी यह साम्राज्य दानव सम्राट वंश की अंतिम उत्तराधिकारी है। यदि इस साम्राज्य के बाद दानव सम्राट की वंशावली को तोड़ दिया गया तो निश्चित रूप से मायावी दानव क्षेत्र में अराजकता फैल जाएगी। अब जब ड्यूक हुआई की सभी सेनाएं समाप्त हो गई हैं, तो इस साम्राज्य के पास दानव सम्राट वंश को कैसे जारी रखा जाए, इस महान मुद्दे पर विचार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। लिटिल डेमन एम्प्रेस के शब्दों ने भीड़ को निराशा से एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। चूंकि दानव सम्राट वंशावली में केवल छोटी दानव महारानी ही बची थी, इसलिए वंशावली की सच्ची निरंतरता मौलिक रूप से असंभव थी। यदि कोई रक्त वंश को जारी रखने के बारे में बात करेगा तो ये केवल लिटिल डेमन महारानी से पैदा हुए बच्चे होंगे। एक बूढ़ा ड्यूक अब और नहीं रुक सका और उसने सावधानी से पूछा, छोटी दानव महारानी, क्या आप शायद किसी पत्नी को स्वीकार करने का इरादा रखती हैं? शांत अवस्था में लौटने से पहले लिटिल डेमन महारानी की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, छोटा दानव सम्राट हमारे दानव सम्राट वंश को जारी रखने के लिए एक उत्तराधिकारी को छोड़ने में असमर्थ था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से केवल इस महारानी द्वारा ही किया जा सकता है। 100 वर्षों तक भूरे रंग की पोशाक पहनने वाली यह महारानी मेरे शाही पिता और भाई के लिए शोक मनाने के लिए है। अब इस महारानी के लिए दूसरा पति चुनने का समय आ गया है। एक बार जब शब्द दूसरा पति चुने सामने आया तो उन्होंने तुरंत उन सभी अभिभावक परिवारों और ड्यूक पैलेसों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि लिटिल डेमन महारानी आज जो घोषणा करेगी वह इस तरह का मामला होगा। उन्होंने अपने अवचेतन में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लिटिल डेमन महारानी लिटिल डेमन सम्राट की महारानी थी, बल्कि उसके स्वभाव के साथ। इस दुनिया में संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे वह प्रसन्न करेगी? उसके रूप, पहचान, गहन शक्ति और वंशावली के साथ पूरे मायावी दानव क्षेत्र में कौन संभवतः उसका पति बनने के योग्य हो सकता है? हर कोई अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था कि उसने पति कहा था, न कि पत्नी। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। दोनों अवधारणाएं स्वर्ग और पृथ्वी की तरह भिन्न थीं। छोटी दानव महारानी, क्या आप पहले से ही एक उम्मीदवार चुन सकती हैं? हालांकि यून क्विंगहोंग भी उतना ही आश्चर्यचकित था। शब्दों को तौलने पर उसने कुछ अनुमान लगाया। मुझे आश्चर्य है कि किस देवता जैसे व्यक्ति को लिटिल डेमन महारानी का अनुग्रह प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लिटिल डेमन महारानी ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अचानक कहा, ड्यूक लैंगजून उपस्थित हो। नीले कपड़े पहने एक ड्यूक अचानक आगे बढ़ा और धीरे से झुक गया। यह विनम्र ड्यूक यहाँ है। शाम होने से पहले पूरे दानव इंपीरियल शहर में घोषणा करें, हर महान शहर के स्वामी और क्षेत्रीय स्वामी को एक ध्वनि प्रसारण भेजे कि 7 दिनों में यू परिवार के युवा कुलपति यू मेरे दानव सम्राट वंश के साथ जुड़ेंगे और इस दानव इंपीरियल हॉल में इस महारानी से शादी करेंगे। पफ्त यून चे के मुंह में चाय का आधा कौर बेरहमी से उगल दिया गया, सीधे जियो यून के चेहरे पर जा गिरा। बाद वाला मूल रूप से स्तब्ध था, पूरी तरह से स्तब्ध था, लेकिन यून चे द्वारा छिड़के जाने के बाद वह तुरंत गिर गया उसकी कुर्सी फर्श पर। यहाँ तक कि उसके बगल में यून किंगहोंग का पूरा शरीर कांप रहा था। यदि उसकी दुर्जय इच्छा शक्ति नहीं होती तो वह भी इस हद तक स्तब्ध रह गया होता कि उसका निचला हिस्सा जियो यून के सिर पर गिर गया होता। डेमन इंपीरियल हॉल में लंबे समय तक सन्नाटा पसरा रहा। इसके बाद हंगामा का माहौल बन गया। वह जाति, वह आवाज और हर किसी के चेहरे पर भाव ऐसे थे मानो उन्होंने दिन के उजाले में भूत देख लिया हो। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल डेमन एम्प्रेस आज ये घोषणा करने जा रही है, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वे सोचते हैं कि लिटिल डेमन महारानी जिस व्यक्ति को चुनेगी वह था। मौन। अचानक हुए विस्फोटक शोर के सामने छोटी दानव महारानी ने अपनी भौहें झुका ली। उसकी ठंडी फटकार की आवाज ने तुरंत सभी के शरीर को ठंडा कर दिया, क्योंकि सभी आवाजें तुरंत बंद हो गईं। छोटी दानव महारानी की निगाहें ठंडी हो गईं। क्या किसी को कोई आपत्ति है? सभी के चेहरे कांप उठे और उनकी निगाहें टिमटिमा गईं। हालांकि लिटिल डेमन महारानी की अचानक शक्ति के विस्फोट का सामना करते हुए किसी ने भी उनकी इच्छानुसार बोलने की हिम्मत नहीं की। इस समय एक बूढ़ा ड्यूक आगे आया और भावना से भरी आवाज में बोला, छोटी दानव महारानी, ये तर्क के अनुसार अनुचित नहीं है। आखिरकार छोटे दानव सम्राट के निधन के साथ दानव सम्राट वंशावली को जारी रखने का एकमात्र तरीका यह विधि है, लेकिन यू परिवार के युवा कुलपति, इस तरह का मैच बिल्कुल अनुपयुक्त है। इसमें गलत क्या है? जैसे ही बूढ़े ड्यूक की आवाज गिरी, जियोफांग कुई सबसे पहले बाहर कूदे और उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा।
छोटी दानव महारानी जो कहती है वही होती है। मुझे यह मत बताएं कि आप, एक व्यक्ति जिसका आधा पैर कब्र में है, उसे लिटिल डेमन महारानी के फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार है। दानव महारानी के शासनकाल समारोह के दौरान उन्होंने मूल रूप से जिस तरह से अभिनय किया था, उसकी तुलना में जिउफांग कुई का व्यवहार रात और दिन जितना अलग था। लिटिल डेमन एम्प्रेस के वफादार कुत्ते के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद यदि किसी ने छोटी दानव महारानी को अपमानित करने का साहस किया, तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतारने के लिए अपने जीवन का खुले तौर पर उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। एक और ड्यूक आगे आया और बोला, छोटी दानव महारानी, आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। भले ही युनचे की प्रतिभा हर पहलू में चौंकाने वाली है, पूरे भ्रामक दानव क्षेत्र में इसकी कोई बराबरी नहीं है और भविष्य में इसकी असीमित उपलब्धियां होने की संभावना है। वह केवल 22 साल का है। युन परिवार का युवा पितामह युन है किंगहोक का बेटा और यो कैंगहाई का पोता। उस समय दानव सम्राट और दानव राजा युन कंगहाई भी भाइयों की तरह थे। यू चे और आप, वरिष्ठता में यह अंतर हमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या ये भ्रमित नहीं करेगा? मौन। लिटिल डेमन महारानी ने गुस्से में आकर तुरंत ड्यूक को डरा दिया, जिससे वह पूरी तरह हिल गया। जैसे ही लिटिल डेमन महारानी की निगाहें धुंधली हो गईं, पूरा डेमन इंपीरियल हॉल भी अचानक बादलों से घिर गया था। अच्छा, कितना अद्भुत! उस समय जब ड्यूक हुआई की महत्वाकांक्षाएं दिन की तरह स्पष्ट थी, आप में से हर कोई नासमझी से डरा हुआ था और आप में से किसी ने भी इस महारानी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली थी। आप सभी अपने आप को बचाने के लिए मुझे त्यागने और मेरे साथ विश्वासघात करने में संकोच न करने की हद तक चले गए। ये वह साम्राज्य ही थी जिसने ड्यूक हुई की अराजकता को शांत किया था। ये वह साम्राज्य थी जिसने व्यक्तिगत रूप से दिवंगत दानव सम्राट और छोटे दानव सम्राट का बदला लिया था। डेमन इंपीरियल सिटी में आप सभी को जो शांति प्राप्त है, वह भी इस महारानी द्वारा आपको प्रदान की गई थी। इस साम्राज्य के बारे में माना जा सकता है कि उसने स्वर्ग और मायावी दानव को निराश नहीं किया, उसने आप सभी को निराश नहीं किया। लेकिन अब जब ये साम्राज्य 100 साल तक सिंहासन पर बैठी रही है, अब जब इस साम्राज्य ने अंततः अपने लिए कुछ करने का फैसला किया है, तो आप में से हर कोई मेरी आलोचना करने के लिए आगे आता है। इस महारानी को आपके गंदे कचरे से भी परेशानी क्यों हुई? यह महत्वहीन है ड्यूक। ये तुच्छ ड्यूक हिम्मत नहीं करता। ये तुच्छ ड्यूक हिम्मत नहीं करता। जो दो ड्यूक पहले आपत्ति जताने के लिए आगे आए थे, वे तुरंत कांपने लगे और अपना सिर जमीन पर पटकने लगे, क्योंकि वह हड्डी भेदी ठंडक केवल लिटिल डेमन एम्प्रेस का रोष नहीं थी, इसमें स्पष्ट रूप से ठंडी हत्या का इरादा भी था। यह इस तुच्छ ड्यूक की मूर्खता और अज्ञानता है। मैं लिटिल डेमन महारानी से क्षमा मांगता हूँ। लिटिल डेमन महारानी और यंग पैट्रियार्क युन एक सुनहरे जोड़े हैं, एक स्वर्ग में बना एक जोड़ा है। मैं लिटिल डेमन महारानी से माफी मांगता हूँ। मैं लिटिल डेमन महारानी से माफी मांगता हूँ। कृपया अपना गुस्सा शांत करें, छोटी दानव महारानी। सभी लोग भी तुरंत झुक गए और किसी ने भी असहमति में बोलने की हिम्मत नहीं की। हम्फ। लिटिल डेमन महारानी की हत्या का इरादा कम नहीं हुआ था, क्योंकि उसने हड्डी छेदन वाली शीतलता के साथ कहा, इस महारानी ने ड्यूक लैंगजून को पहले जो करने के लिए कहा था वह तुरंत दुनिया को सूचित करने का आदेश था, न कि आपके लिए चर्चा करने का प्रस्ताव। फिर भी ऐसे लोग तो होने ही चाहिए जो इस साम्राज्य की आंखों के सामने से मक्खियों की तरह बाहर निकल जाएं। ऐसा लगता है कि इस महारानी ने जितने लोगों को मारा है वह पर्याप्त नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते। दया करो, छोटी दानव महारानी। ये तुच्छ ड्यूक मंद बुद्धि है और गलती से बोल गया। दया करो, छोटी दानव महारानी। फर्श पर घुटनों के बल बैठे दो ड्यूक हर तरफ हिल गए जैसे चलनी। महान के भीतर बाकी सभी लोग भी अपनी जगह पर खड़े रहे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कई लोग पसीने से लथपथ थे, गुप्त रूप से खुश थे कि वे पहले बोलने के लिए सामने नहीं आए। युन क्विंगहोंग तेजी से दोनों ड्यूक के सामने आया और तुरंत कहा, कृपया अपना गुस्सा शांत करें, लिटिल डेमन महारानी। ड्यूक शान और ड्यूक जी यंग केवल इस बात से चिंतित थे कि छोटी दानव महारानी और दानव सम्राट वंश की प्रतिष्ठा अपवित्र हो जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने ऐसी सलाह दी। निश्चित रूप से उनका कोई अपमानजनक इरादा नहीं था। मुझे आशा है कि लिटिल डेमन महारानी उनके अविवेक को माफ कर देंगी। ड्यूक शान और ड्यूक जी यंग ने कृतज्ञता से भरे चेहरों के साथ अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। ड्यूक और कुलपतियों के समूह के भीतर यू परिवार के कुलपति युन क्विंगहोंग के शब्दों में निस्संदेह सबसे अधिक वजन था। चूंकि वह व्यक्तिगत रूप से उनकी रक्षा के लिए आगे आए थे, यह उनके जीवन की रक्षा के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हम्फ। छोटी दानव महारानी घूम गई। भीड़ की ओर पीट करके उसने नम्रता से कहा, क्या कोई और आपत्ति है? डेमन इंपीरियल हॉल बिल्कुल शांत था। वर्तमान में आपत्तियों के बारे में भूल जाओ। किसी ने भी बात छोड़ने की हिम्मत नहीं की।
उन सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि लिटिल डेमन महारानी इस मामले को विशेष रूप से भारी महत्व देती थी। ये केवल पत्नी को स्वीकार करना नहीं था। पति शब्द के आधार पर जिसका उन्होंने पत्नी को स्वीकार करने के बजाय उल्लेख किया था, उन सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए था। जो दोनों अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, उन्हें बंदूक की नोक पर रखा गया था। काफी देर की चुप्पी के बाद लिटिल डेमन महारानी ने आगे कहा, यह महारानी जानती है कि आप सभी क्या सोच रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि यूनचे से विवाह करने वाली यह महारानी व्यवस्था को तोड़ देगी, नैतिकता को बिगाड़ देगी। क्या आप सब भूल गए हैं कि मेरी दानव सम्राट की रक्तरेखा किस प्रकार की है? वर्तमान में इस साम्राज्य के अलावा क्या इस वंश के साथ कोई और नहीं है? लिटिल डेमन एम्प्रेस के शब्दों ने तुरंत कई लोगों को होश में ला दिया। सु जियांगनान ने कहा, यह सही है। जिस दिन यू चे ने ड्यूक हुआई को घायल किया था, उसने गोल्डन क्रो की लपटों का इस्तेमाल किया था। उसके पास गोल्डन क्रो वंशावली है जिसे गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा ने व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया था। ये ड्यूक वास्तव में इतना महत्वपूर्ण मामला भूल गया। युवा पैट्रियार्क यून के पास भी गोल्डन क्रो वंशावली है। अगर यंग पैट्रियार्क यून और लिटिल डेमन महारानी एक साथ आए, तो बाद की पीढ़ी भी वह होगी जिसके पास पवित्रता होगी। गोल्डन क्रो रक्तरेखा, जो दानव सम्राट की रक्तरेखा भी है। यही कारण है कि लिटिल डेमन महारानी चाहती है कि यंग पैट्रियार्क यू दानव सम्राट कबीले में शामिल हो जाए। जैसे ही सभी ने चर्चा शुरू की, इस औचित्य के तहत जो मामला पहले बेहद चौंकाने वाला था, वह कुछ हद तक उचित लगने लगा। जियो यून शुरू से ही स्तब्ध था, और अब यू चे की आवाज अचानक उसके कानों में चली गई। जियो यू, जल्दी करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये याद रखना। तुम किस लिए आतुर हो? किसी और बात की चिंता मत करो, बस मेरे निर्देश सुनो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। इसे ठीक से याद रखें। आश्चर्य का एक बड़ा उद्घोष अचानक गूंज उठा, जिसने उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जियो यून की अभिव्यक्ति बेहद अतिरंजित थी, लेकिन यह नकली नहीं थी। वह सचमुच पूरी तरह घाटे में था। उन्होंने हकलाते हुए कहा, तो ये सब सच है? बिग ब्रदर ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने उन्हें गोल्डन क्रो ब्लड लाइन इसलिए दी क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर सकते थे दानव सम्राट की रक्तरेखा को विच्छेदित होते देखना। ऐसा इसलिए था ताकि छोटी दानव महारानी बिग ब्रदर के साथ दानव सम्राट वंशावली को जारी रख सके। उस समय मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ था। तो ये सब सच है। ये है गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा की इच्छा। छोटी दानव महारानी, गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा की इच्छा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह भगवान की इच्छा थी, और भगवान का उपहार भी था। वरिष्ठता की कौन सी सांसारिक परंपराएं ईश्वर की इच्छा के सामने सामान्य नैतिकता भी रत्ती भर भी मूल्य की नहीं है। इस प्रभामंडल के सामने संपूर्ण भ्रामक दानव क्षेत्र में कोई भी इसके विरुद्ध नहीं होगा। यदि वास्तव में कोई ऐसा होता जिसने इसका विरोध किया होता, तो बदले में उन्हें आलोचना और शत्रुता प्राप्त होती, क्योंकि वह एक ईश्वर के विरुद्ध जा रहा था। तो यह वास्तव में गोल्डन क्रो दिव्य भगवान की इच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि गोल्डन क्रो दिव्य भगवान ने यू चे को गोल्डन क्रो वंश प्रदान किया। तो यह ऐसा ही है, इसलिए यह ऐसा ही है। ऐसा लगता है जैसे गोल्डन क्रो दिव्य भगवान ने कभी भी दानव सम्राट कबीले को नहीं छोड़ा था, या कभी भी भ्रामक दानव क्षेत्र को नहीं छोड़ा था। भले ही दानव सम्राट कबीला कम हो गया है, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर एक नई रक्त रेखा दिखाई दी है। छोटी दानव महारानी और युवा पितृसत्ता यून, ये भगवान की इच्छा है, स्वर्ग में बनी एक सच्ची जोड़ी है। चूंकि यह इस तरह है, इसलिए दानव सम्राट वंश बिना किसी समस्या के जारी रह सकेगा। इसके दोबारा कटने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दानव सम्राट कबीला एक बार फिर बरकरार रहेगा, और मायावी दानव क्षेत्र हमेशा के लिए पनपेगा। डेमन इंपीरियल हॉल का माहौल पूरी तरह से बदल गया। पिछले झटके और अनकहे परस्पर विरोधी प्रश्न सभी प्रशंसा और अंतहीन उत्साह के उद्गार बन गए थे। ईश्वर की इच्छा शब्दों की चमक के तहत, यदि अब ऐसे लोग थे जो इसका विरोध करने के लिए आगे आए, तो लिटिल डेमन महारानी को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरे लोग दूसरों से आगे निकलने का प्रयास करेंगे और गुस्से में उस व्यक्ति को नुकीली उंगलियों से डांटेंगे। दानव सम्राट कबीले में केवल छोटी दानव महारानी बची थी। यू चे, गोल्डन क्रो रक्तरेखा, गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा का व्यक्तिगत उपहार। इस संयोजन ने अब पिछले सभी आश्चर्यों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सब कुछ तर्कसंगत हो गया था, इतना कि यह एकदम सही लग रहा था। यू चे अभी भी अपनी सीट पर ही बैठा था। उसका निचला हिस्सा शुरू से ही 1 इंच भी नहीं खिसका था। उसके कानों के पास कोलाहल अविश्वसनीय था, फिर भी उसके दिल में गर्जना उससे कई गुना अधिक हो गई थी। भले ही आप कहें कि महिलाएं चंचल प्राणी हैं,
क्या इस महिला का परिवर्तन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतने बड़े मामले के लिए उसने मुझसे इस बारे में पहले से बात क्यों नहीं की? मैं स्पष्ट रूप से यहाँ हूँ। किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ? मैं शामिल पक्षों में से एक हूँ, आप जानते हैं। क्या आप सब ये दिखावा कर रहे हैं कि मैं हूं उनके माध्यम से देखना? कम से कम कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं सहमत हूँ। मुझसे पूछो कि मैं कैसा हूँ, या कम से कम मैं कैसा महसूस करता हूँ। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए ये तय है। ड्यूक लैंगजून, आपको ये याद रखना चाहिए कि इस साम्राज्य ने क्या आदेश दिया था। लिटिल डेमन महारानी ने ड्यूक लैंगजून की ओर रुख किया, और अभी भी युन चे की ओर देखना बाकी था। इस विनम्र ड्यूक को सब कुछ याद है, लेकिन ड्यूक लैंगजून ने लार का एक और गटक लिया, साहस जुटाया और कहा, लेकिन 7 दिनों में शादी का निर्णय लेना, ये बहुत अचानक है। माननीय छोटी दानव महारानी मायावी दानव की सम्राट है, और यह गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा की इच्छा भी है। इस तरह की शादी को सार्वभौमिक रूप से मनाया जाना चाहिए, इसे दुनिया को हिला देना चाहिए। अगर हमें तैयारी के लिए 7 दिन भी लगाने पड़े तो भी ये पर्याप्त नहीं होगा। इस महारानी ने कहा, 7 दिन तो 7 दिन। हाँ, ड्यूक लैंगजून ने तुरंत सहमति दे दी। उसका सिर ठंडे पसीने से भीग गया था, अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 कदम पीछे हटने के बाद वह तेजी से चला गया। जैसे ही वह भागा, उसने अपने मन में कराहते हुए कहा, हे भगवान, केवल 7 दिन। यदि पूरा शहर तैयारी के लिए अपने सभी प्रयास लगा दे, तो 7 दिन मुश्किल से पर्याप्त होंगे। लेकिन दक्षिणी सीमा और उत्तरी डोमेन में वे बड़े शॉट्स ध्वनि प्रसारण प्राप्त करने के बाद वे शायद डर जाएंगे और आंसुओं के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि वे समय पर भी न पहुंच पाए। छोटी दानव महारानी ने अपनी प्रजा का सामना किया। इस महारानी और यूचे के भव्य विवाह समारोह की तैयारी के लिए आप सभी अगले 7 दिनों में जो भी करने की योजना बना रहे हैं, उसे अलग रख सकते हैं। भले ही आपके पास केवल 7 दिन हो, आपको लापरवाह होने या कोई गलती करने की अनुमति नहीं है। ये दुनिया को हिला देने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये काफी भव्य होना चाहिए। तुम्हें आधे अधूरे मन से काम नहीं करना चाहिए। ये 100 साल पहले की तुलना में कम भव्य नहीं होना चाहिए। तुरंत तैयारी शुरू करें। आप सभी पीछे हट सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह घटना स्वर्ग से भी बड़ी थी, इसलिए विभिन्न अभिभावक परिवारों और ड्यूक महलों का मिलकर इसकी तैयारी के लिए काम करना थोड़ा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। 7 दिन की समय सीमा बहुत जल्दबाजी में तय की गई थी। उनके पीछे हटने के कदम जल्दबाजी में थे, और एक बार जब वे डेमन इंपीरियल हॉल से बाहर निकले तो वे सभी तेजी से उड़ गए। उन्हें डर था कि उनकी खुद की तैयारी किसी और की तुलना में कम होगी। ये सिर्फ लिटिल डेमन महारानी की शानदार शादी नहीं थी, ये गोल्डन क्रो दिव्य ईश्वर की इच्छा थी। एकमात्र व्यक्ति जिसने ग्रेट हॉल नहीं छोड़ा था। शामिल पार्टियों में से एक था जिसका इल्यूसरी डेमन रियलम के इतिहास में कोई समानता नहीं थी, फिर भी युन चे को किसी तरह पूरी तरह से भुला दिया गया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 642, एक मनुष्य की गरिमा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 642, एक आदमी की गरिमा। सभी के चले जाने के बाद डेमन इंपीरियल हॉल में केवल लिटिल डेमन महारानी और यू चे ही बचे थे। लिटिल डेमन महारानी पूरे समय यू चे की ओर पीठ करके अपने सिंहासन के पास खड़ी रही। वे दोनों न तो हिले और न ही कुछ बोल रहे थे। यह अजीब स्थिति थोड़ी देर तक चली, जब अंततः लिटिल डेमन महारानी ने पलटकर यू चे को उदासीनता से देखा और फिर तुरंत दूसरी ओर देखा। क्या आप अब संतुष्ट हैं? मुझे किस बात पर संतुष्ट होना होगा? युन चे उठ खड़ा हुआ और घबरा गया, इतनी बड़ी चीज के साथ। कुछ इतना बड़ा कि यह जीवन भर को प्रभावित करता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने मेरे साथ चर्चा नहीं की या पहले से इसका उल्लेख भी नहीं किया। भूल जाओ कि गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में आपने खुद को मेरे साथ जबरदस्ती थोपा था। आप शादी का एक बड़ा मामला भी मुझ पर थोपने जा रहे हैं। आप भले ही आप छोटी दानव महारानी हो, आप इतनी निरंकुश और अनुचित नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह ... हम्फ, क्या ये वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं? लिटिल डेमन महारानी ने मुंह फेर लिया और वही ऊंचे से नजरें मिलाने से कुछ हद तक बच रही थी। लिटिल डेमन एम्प्रेस की प्रतिक्रिया ने युन चे के दिल में हल्की सी मुस्कान ला दी। जिस तरह से छोटी दानव महारानी चीजों से निपटती थी वास्तव में दबंग थी, लेकिन इस मामले में उसने युन चे के साथ चर्चा नहीं की और यहाँ तक कि उससे पहले से बताने की उपेक्षा भी की, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह मनमाने ढंग से काम कर रही थी। उसके व्यक्तित्व के साथ एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंधों के संबंध में उसके अनुभव की कमी और युन चे के प्रति उसकी उदासीनता, जो लंबे समय से बनी हुई थी, ने उसे युन चे के साथ खुलकर बात करने में सक्षम नहीं बनाया।
उसके साथ अचानक बड़ा बदलाव वह यूचे के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, यह उसके लिए पहले से ही बहुत बड़ा आश्चर्य था। हालांकि इसने उसे एक तरह से आश्चर्यचकित कर दिया, यहाँ तक कि अब तक भी वह थोड़ा चकित था। आखिरकार उदासीनता, शीतलता और किसी भी भावना को उसके सामने प्रकट करने से पूर्ण इनकार से अचानक दुनिया के सामने घोषणा करने तक कि वे शादी करने जा रहे थे और शादी 7 दिन बाद होने वाली थी। कोई बात नहीं, यूनचे की नसें कितनी शक्तिशाली थी, वह इसके चारों ओर अपना सिर नहीं लपेट सका। उन्हें यकीन था कि पूरी दुनिया में लिटिल डेमन महारानी जैसी दूसरी महिला को ढूंढना असंभव था। लिटिल डेमन महारानी स्पष्ट रूप से अपने दिल में घबरा रही थी और उसने पहले ही उसके प्रति अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया था, लेकिन उसने फिर भी एक ठंडे, उदासीन सम्राट की तरह काम किया। केवल उसकी चकमा देने वाली निगाहों, बहती आंखों और थोड़ी अव्यवस्थित सांस से यूं था वह एक सामान्य युवा महिला की मधुर, कोमल उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। वह थोड़ा मुस्कुराया और फिर अप्रसन्न भाव का प्रयोग करते हुए चिल्लाया, आखिरकार तुमने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि तुम मुझे पसंद करते थे। इस संबंध में आपके भावी पति के रूप में निस्संदेह मुझे आपकी अत्यधिक प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन पति पत्नी के बीच कम से कम कुछ सम्मान, सहनशीलता, दाम्पत्य प्रेम, अविभाज्य प्रेम, आत्मीयता तो होनी ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यूचे ने जो कहा था उससे लिटिल डेमन महारानी की सांसें और भी असमान हो गईं और उसने तुरंत उसे रोक दिया। मैं जो कह रहा हूं वह ये है कि मुझसे शादी करने के बाद आप पहले और अब की तरह नहीं रह सकते, मेरे प्रति उदासीन और दूर होने का दिखावा नहीं कर सकते, इसके बजाय आपको ऐसा करना चाहिए। लगता है आपने कुछ गलती कर दी है। लिटिल डेमन महारानी ने एक बार फिर यूचे को रोका और गंभीर स्वर में कहा, यह महारानी तुमसे शादी नहीं कर रही है, आप इस महारानी से शादी कर रहे हैं। ओह! यूचे अचानक स्तब्ध रह गया। हम्फ! लिटिल डेमन महारानी ने अपना चेहरा किनारे कर लिया और ठंडे स्वर में कहा, इस महारानी ने अभी इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। 7 दिन बाद तुम मेरे राक्षस सम्राट के कुल में प्रवेश करोगे। उसके बाद तुम मेरे दानव सम्राट के कुल के हो जाओगे। अब से हम जो बच्चे पैदा करेंगे उनका उपनाम हुआन होना चाहिए। क्या तुमने सच में सोचा था कि यह महारानी और तुम्हारी शादी हो रही है? क्या मैं तुम्हारे यून परिवार में शादी कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे ने तुरंत अपने दिमाग में लिटिल डेमन महारानी द्वारा ड्यूक लैंग जून से कही गई बात को फिल्टर कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदली, आगे बढ़ी और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, नहीं। आपका क्या मतलब है, नहीं? लिटिल डेमन महारानी ने तिरछी नजर डाली। क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। यूचे ने अपना संयम बनाए रखा और कहा, यहाँ तक कि सबसे आम आदमी के पास भी जिसमें अदम्य भावना नहीं है, वह महिला के परिवार में शादी कैसे कर सकता है? मैं, यूचे, निश्चित रूप से इस तरह की बात स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे साथ ये केवल यही हो सकता है कि तुम मुझसे शादी करो, मेरे यून परिवार में शादी करो। हास्यास्पद, मेरे दानव सम्राट का कबीला सम्राट कबीला है जो भ्रामक दानव क्षेत्र पर शासन करता है। तुम मेरे दानव सम्राट के कुल में विवाह करके गलत कैसे महसूस कर सकती हो? छोटी दानव महारानी ने शांति से कहा, मैं यू परिवार का युवा कुलपति भी हूँ। यूचे ने बिना झुके कहा, मेरे यून परिवार के पितृसत्ता का वंश पीढ़ियों से केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मेरे दादाजी के पास केवल मेरे पिता ही उनके इकलौते पुत्र के रूप में थे और मेरे पिता के पास केवल मैं ही उनके इकलौते पुत्र के रूप में था। इस पीढ़ी के पितृसत्ता के वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में अगर मैं अपनी पत्नी के परिवार में शादी करता हूँ तो मेरे बेटे का नाम यू उपनाम पर नहीं रखा जा सकता है, और तब क्या मेरा यू परिवार भ्रामक दानव क्षेत्र का हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? मैं अपना सामना कैसे करूंगा परिवार मेरे दादाजी से मिले जिनका निधन हो गया है? तुम्हारे यू परिवार पर हंसने की हिम्मत कौन कर रहा है? लिटिल दानव महारानी ने उसे रोका और कहा, जब यू परिवार का युवा कुलपति दानव महारानी का पति बन जाएगा तो यू परिवार की स्थिति पूरी तरह से भ्रामक दानव क्षेत्र की सभी ताकतों पर हावी हो जाएगी। न केवल ये यून परिवार के लिए शर्म की बात है, बल्कि यह गौरव और वैभव भी होगा जो आपके यून परिवार को पहले कभी नहीं मिला था। आपके यू परिवार में आपका बेटा भविष्य में यू परिवार का कुलपति होगा, लेकिन मेरे दानव सम्राट की वंशावली में हमारा बेटा भविष्य का भ्रामक दानव सम्राट होगा। ये 10,000 गुना अधिक सम्मानजनक है। ये समान नहीं है। ये पहले जैसा कैसे नहीं है? उद्धरण चिन्ह ... चाहे कुछ भी हो, जवाब नहीं है। यूचे ने मुश्किल से अपना सिर हिलाया। वह अत्यंत घमंडी और अभिमानी व्यक्ति था। ये बात वह स्वयं भी स्पष्ट रूप से जानता था। इस पूरे समय में उसकी चेतना में एक व्यक्ति का किसी और के परिवार में विवाह करना उसकी कमजोरी और अक्षमता को दर्शाता था। वह हमेशा इस तरह के मामले पर नाराजगी जताते थे।
उसने कभी नहीं सोचा था, और अपने साथ इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होने देगा, भले ही वह दानव सम्राट के कबीले की छोटी दानव महारानी थी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में मेरी पहले से ही एक पत्नी है, और वह अपने देश की एकमात्र शाही राजकुमारी है। अगर मैं आपके दानव सम्राट के कबीले में शादी करता हूँ, जब मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटता हूँ, तो मैं संभवतः उसे यह कैसे समझा सकता हूँ। संक्षेप में, ये पहले ही मेरी सीमा से अधिक हो चुका है, और मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। चाहे वह यूनचे की आवाज हो, आंखें हो या अभिव्यक्ति, वे सभी अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थे। लिटिल डेमन महारानी की छाती ऊपर नीचे हिल रही थी जब वह यूनचे को घूर रही थी। उसकी आंखों के भाव बदलते रहे, और फिर चुपचाप उसने दूसरी ओर देखा और धीरे से कहा, यह महारानी जानती है कि आपके व्यक्तित्व के साथ ऐसा करना वास्तव में आपके लिए असहनीय होगा, लेकिन इस महारानी के पीछे दानव सम्राट का वंश है आखिरकार, और यह साम्राज्य दानव सम्राट के वंश की अंतिम है। यह मामला इस साम्राज्य के नियंत्रण से बाहर है, और अब जब ये दुनिया के सामने घोषित कर दिया गया है, तो यह आपके नियंत्रण से भी बाहर है। डेमन इंपीरियल सिटी आज सामान्य से कहीं अधिक जीवंत दिखाई दी। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी और आसमान में तेजी से उड़ते लोगों की परछाइयां थीं। 7 दिन बाद लिटिल डेमन महारानी और यू परिवार के युवा कुलपति के बीच भव्य शादी की खबर ने हाल ही में शांत हुए डेमन इंपीरियल सिटी को फिर से पूरी तरह से उबाल दिया। यू परिवार पहले से ही 1 महीने बाद होने वाली यू और नंबर 7 अंडर हेवन की शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब युवा कुलपति की शादी थी, और यह छोटी दानव महारानी के साथ थी। इस आश्चर्यजनक समाचार से यून परिवार के सभी लोग स्तब्ध रह गए, और वे सभी पागलों की तरह व्यस्त हो गए। यून परिवार के सबसे बड़े बुजुर्गों से लेकर सबसे छोटे सेवकों तक सभी ने वह सब कुछ छोड़ दिया जो वे कर रहे थे। 5 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता तुरंत रद्द कर दी गई, और जियोयू की शादी की सभी तैयारियां स्थगित कर दी गईं। सभी ने अपना सारा समय यंग पेट्रियार्क की शादी की तैयारी में लगा दिया, और वे सभी इतने पागलपन से व्यस्त थे कि वे एक जाइरोस्कोप की तरह थे जिसे घुमाया और घुमाया जा रहा था। युवा पितृसत्ता, छोटी दानव महारानी, बस इसके बारे में सोचना अत्यधिक रोमांचक था। जब यू चे अपने घर लौटा, तो जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने देखा कि यू क्विंगहोंग उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। चियर, आप वापस आ गए हैं, यून क्विंगहोंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा। जब वह वहां खड़ा था तो उसकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से शांत थी, और ऐसा लग रहा था कि वह विशेष रूप से उसका इंतजार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मेरी माँ, वह उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? यू चे ने परेशान होकर कहा। हे, यून क्विंगहोंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी माँ आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कपड़े और आभूषण तैयार करने के लिए ड्यूक किंग पैलेस चली गई है। 7 दिन बाद उपयोग करना। वह पागल नहीं है। पागल? यून क्विंगहोंग के चेहरे पर अजीबता दिखाई दी। वह पागल क्यों होगी? आप जिस महिला से विवाह कर रहे हैं वह इस मायावी दानव क्षेत्र में एक असामान्य पहचान, उत्कृष्ट उपस्थिति और असाधारण गहन ऊर्जा वाली महिला है। एक माँ के रूप में उसके पास खुश होने का भी समय नहीं है। वह कैसे पागल होगी? अगर आपको लगता है कि हम उम्र के अंतर पर ध्यान देंगे तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। संप्रभु गहन क्षेत्र में 1 या 200 साल पुराना अंतर 1 या 2 साल पुराने अंतर से अलग नहीं है। इसके अलावा दिखावे के आधार पर लिटिल डेमन महारानी आपसे बहुत छोटी दिखती है। अच्छी बात है। बात बस इतनी सी है। यू चे ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, छोटी दानव महारानी चाहती है कि मैं हमारे यून परिवार में शादी करने के बजाय दानव सम्राट के कबीले में शादी करूं। यून क्विंगहोंग, लेकिन पिताजी, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। यून चे ने तुरंत कहा, भले ही वह छोटी दानव महारानी हो, चाहे वह मेरे लिए हो या हमारे परिवार के लिए, मैं इस तरह की व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन लिटिल डेमन एम्प्रेस का रवैया भी बहुत दृढ़ था, और उसने पहले ही दुनिया के सामने इसकी घोषणा कर दी थी। अभी भी 7 दिन है, शायद तब तक मैं कोई सही समाधान ढूंढ पाऊंगी। यून चे ने जो कहा, उस पर यून क्विंगहोंग ने बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि जब लिटिल दानव महारानी ने ड्यूक लैंग जून को आदेश दिया, तो उसने पहले ही मेरे दानव सम्राट वंश के साथ जुड़े शब्द बहुत स्पष्ट रूप से बोले थे। भले ही उसने ऐसा नहीं कहा होता, यून चे का दानव सम्राट के कबीले में प्रवेश करना ही एकमात्र संभावना थी, और लिटिल दानव महारानी का यून परिवार में विवाह करने का कोई रास्ता नहीं था। इस मामले के बारे में उन्होंने भी लंबे समय तक विचार किया था जब वह यू चे के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। चियर, यू क्विंगहोंग ने यू चे के निर्णय के प्रति कोई अनुमोदन या स्वीकृति नहीं दिखाए, इसके बजाय वह अविश्वसनीय रूप से शांत था। पिताजी को बताओ, लिटिल डेमन महारानी के पास कितना समय है? यू चे की आंखें एक पल में कांप गईं, उसकी आवाज उसके गले तक पहुंच गई, लेकिन उसने उसे जोर से दबा दिया।
यदि आपने छोटी दानव महारानी से इसे गुप्त रखने का वादा किया है तो कुछ भी न कहें। यू क्विंगहोंग हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अपने दिल में जोर से आह भरी। उससे यू चे के उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया से वह पुष्टि करने में सक्षम था कि उसके मन में क्या था। पिताजी, आप ऐसा क्यों पूछेंगे? युन चे ने कहा। युन किंगहोंग ने हताशा में कहा, क्योंकि इन कुछ महीनों में लिटिल डेमन महारानी की ताकत बहुत अधिक बढ़ गई है। यह इतना बढ़ गया कि यह बिल्कुल असामान्य था। क्या आपको 2 महीने पहले याद है जब ड्यूक मिंग प्रकट हुए थे? उन्होंने लिटिल डेमन महारानी से कहा था कि उनकी ताकत में बदलाव बहुत हास्यास्पद था और इसका कोई दुष्प्रभाव न होना असंभव होगा। मैंने उन सभी शब्दों को ध्यान में रखा उन दिनों। यू चे, कुछ समय पहले मुझे अचानक वह बात याद आ गई जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे 100 साल से भी अधिक समय पहले बताई थी। उस समय तुम्हारी माँ और मेरी शादी नहीं हुई थी। जब वह मुझे पर्पल क्लाउड आर्ट को विकसित करने के बारे में संकेत दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र बहुत लंबे समय से शांति में था और बहुत लंबे समय तक व्यवस्थित और शांत रहने का मतलब था कि यह धीरे धीरे 12 संरक्षक परिवारों की वफादारी को खत्म कर रहा था और बॉन्ड, और यह अच्छी बात नहीं थी। लेकिन फिर वह अचानक जोर से हंसा और कहा कि भले ही दानव सम्राट के कबीले में 12 संरक्षक परिवार नहीं थे, एक बार जब उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया तो वे अभी भी एक हाथ से दुनिया पर शासन कर सकते थे। ये सिर्फ इतना था कि कीमत बहुत दर्दनाक होगा। मैंने उस समय इसके बारे में और अधिक पूछने की कोशिश की थी, लेकिन आपके दादाजी ने मुझे विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि वह एक रहस्य था जिसे उसने राक्षस सम्राट के कबीले के लिए पिछले राक्षस सम्राट के साथ संरक्षित किया था। यू क्विंगहोंग ने यू चे को गहराई से देखा और कहा, और यह रहस्य जब आप उनसे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में मिले थे तो उन्हें ऐसा करना चाहिए था। इसे पैट्रियार्क क्रेस्ट और दानव सम्राट की मुहर के साथ आप तक पहुंचाया गया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, यू चे ने धीरे से सिर हिलाया। द लिटिल डेमन एम्प्रेस की अत्यंत असामान्य गहन ऊर्जा, ड्यूक मिंग ने उस दिन जो चिल्लाया था और उस समय आपके दादाजी ने जिस दर्दनाक कीमत का उल्लेख किया था, उन सभी ने मेरे लिए नकारात्मक पहलू की तलाश न करना असंभव बना दिया था। यदि यह वास्तव में ऐसा है तो यह वास्तव में उसके लिए कठिन रहा है। युन क्विंगहोंग ने धीरे से आह भरी। पिताजी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? यू चे को अचानक यह एहसास हुआ कि युन क्विंगहोंग यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। ये निश्चित रूप से केवल इस बारे में पुष्टि करने के लिए नहीं था। युन क्विंगहोंग ने थोड़ा सिर हिलाया, सीधे युन चे की ओर देखा। जैसे ही उसने सिर हिलाया और पूछा, चीर, आपके स्वभाव से पिता बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं है कि आप दानव सम्राट के कबीले में शादी करना स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आपको गंभीरता से देना होगा। क्या आप छोटी दानव महारानी से शादी करने के इच्छुक हैं? या मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछूंगा, आपके और लिटिल डेमन महारानी के बीच क्या पहले से ही एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध रहा है? आप दोनों शादी करना चाहते हैं? क्या यह आपसी भावना है और तथाकथित गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड्स विल के कारण बिल्कुल नहीं? यू चे ने आश्चर्य से यू किंगहोंग की ओर देखा और वह धीरे से हंसा और कहा, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह अजीब है। पिछले 2 महीनों में मुझे वास्तव में पहले से ही कुछ महसूस हुआ है, लेकिन इस पूरे समय मैं इनकार कर रहा था। 1 महीने पहले आप लगभग हर दिन छोटी दानव महारानी को देखने जाते थे। सबसे पहले जब आपकी माँ और मैं गंभीर चोट के साथ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से लौटे तो लिटिल डेमन महारानी लगभग हर महीने हमसे मिलने आती थी। लेकिन अब, जबकि मेरे रक्तसार की चोट उस चोट की तुलना में बहुत कम गंभीर थी जो मुझे तब लगी थी और मैं ठीक हो सकता था, लिटिल डेमन महारानी की यात्राओं की आवृत्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक थी और हर बार उसके जाने से पहले वह जानबूझकर या अनजाने में आपके ठिकाने के बारे में पूछती थी। हाल के महीनों में ऐसा लगता है कि आपने लिटिल डेमन एम्प्रेस से मिलने की पहल नहीं की है, और जब भी मैंने उसे देखा है वह हमेशा आपके बारे में पूछती होगी। सिर्फ लिटिल दानव महारानी की सुंदरता पर आधारित है जिसका इस दुनिया में लगभग कोई भी आदमी विरोध नहीं कर सकता है, और मेरा बेटा इस भ्रामक दानव क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। आप दोनों ने गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में पूरे 4 महीनों तक एक साथ कठोरता का सामना किया है। अब इसके बारे में सोचते हुए आप दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना और भावनाएं विकसित होना पूरी तरह से उचित है। युन चे ने कुछ देर तक चुपचाप सोचा और कहा, उसके पास मेरे दिल में एक ऐसा स्थान है जिसे बदला नहीं जा सकता। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली से बाहर आने के बाद मुझे हर दिन उसके बारे में सब कुछ याद आएगा। केवल मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन वह, चाहे किसी भी पहलू में हो, बहुत मजबूत है। भले ही मैं उसकी रक्षा करना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था या उसका कुछ बोझ उठाना चाहता था, फिर भी मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए इस पूरे समय मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ।
आज उसने अचानक मेरे साथ शादी की घोषणा कर दी। आप सभी की तरह मैं भी हैरान था। यदि आप उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके कंधों पर कुछ बोझ उठाना चाहते हैं, तो क्या ये सबसे अच्छा मौका नहीं है? युन क्विंगहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यू चे स्तब्ध रह गया। अगर आप उससे केवल इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि यह छोटी दानव महारानी का आदेश है, तो पिता आपके अभी लिए गए निर्णय का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आप वास्तव में उससे पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वह आपकी पत्नी बने, तो पिता को उम्मीद है कि आप वैसा ही करेंगे जैसा वह चाहती है और दानव सम्राट के कबीले में प्रवेश करेंगे। युन क्विंगहोंग ने शांति से कहा, और तुम्हारी माँ भी ऐसा ही सोचती है। यू चे आश्चर्यचकित था। राक्षस सम्राट के कुल में प्रवेश स्वीकार न कर पाने का एक कारण ये था कि वह अपने माता पिता और अपने दिवंगत दादा की भावनाओं को ध्यान में रख रहा था। माता पिता के लिए कौन चाहेगा कि उनका बेटा, उनका इकलौता बेटा किसी और के परिवार में शादी करे, और वे शीर्ष युन परिवार है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता ऐसा कुछ कहेंगे। आपको और माँ को सच में कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह कोई अन्य महिला होती, चाहे वह कोई भी हो, कम से कम पिता को इससे पूरी तरह कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन केवल छोटी दानव महारानी, पिता बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं होंगे। युन क्विंगहोंग ने अविश्वसनीय रूप से शांत तरीके से कहा, भले ही वह अभी भी छोटी दानव महारानी के नाम से जानी जाती है, लेकिन वास्तव में वह इस भ्रामक दानव क्षेत्र में सर्वोच्च सम्राट है। यदि वह केवल दानव सम्राट के कबीले की राजकुमारी होती, तो वह अपने अधीन एक संरक्षक परिवार से शादी करने में सक्षम हो सकती थी। लेकिन वह सम्राट है जो दुनिया को तुच्छ समझता है। वह उसके नीचे कैसे शादी कर सकती है? अन्यथा कहाँ है एक सम्राट के रूप में उसकी गरिमा? इसके अलावा वह दानव सम्राट के कबीले का आखिरी व्यक्ति है। प्रत्येक दिन जब वह अभी भी सिंहासन पर है, दानव सम्राट का कबीला एक और दिन के लिए सम्मान और गौरव में रहेगा। लेकिन अगर वह हमारे युन परिवार में शादी कर लेती है, तो दानव सम्राट का वंश वास्तव में नष्ट हो जाएगा और मायावी दानव क्षेत्र में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन यदि आप दानव सम्राट के कुल में विवाह करते हैं और उसके साथ बच्चे पैदा करते हैं, तो कम से कम विनाम के लिए दानव सम्राट के वंश के वंशज होंगे और दानव सम्राट के वंश की वंशावली इस तरह आगे बढ़ सकेगी। बाद वाले का मतलब होगा कि दानव सम्राट के वंश की वंशावली को महिमा के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा, जबकि पूर्व का अर्थ होगा दानव सम्राट के वंश का पतन। आप छोटी दानव महारानी को कैसे चुनने पर मजबूर कर सकते हैं? यू चे, लेकिन यू चे, आप बिल्कुल अलग स्थिति में हैं। युन क्विंगहोंग ने बोलना जारी रखा, भले ही जब आप दानव सम्राट के कबीले में शादी करते हैं, तो लिटिल दानव महारानी के साथ आपके बच्चों का नाम हुआन उपनाम के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन आपके पास अभी भी 2 अन्य पत्नियां हैं, और आपकी अन्य पत्नियां भी हो सकती हैं भविष्य में। उनके साथ आपके सभी बच्चे हमारे युन परिवार के बच्चे होंगे। हमारे युन परिवार के कुलपतियों की वंशावली नहीं टूटेगी। लिटिल डेमन महारानी को बहुत पहले से पता था कि आप पहले से ही प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में शादीशुदा हैं, लेकिन उसे पहले कभी भी आपसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, और वह आपकी वर्तमान पत्नियों को सिर्फ इसलिए मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वह आपसे शादी कर रही है। वह लिटिल डेमन एम्प्रेस के नाम का उपयोग कर रही है, लेकिन आपको पति का नाम दे रही है। ये शब्द आम लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन लिटिल डेमन एम्प्रेस के लिए इसका मतलब है कि वह आपको बेहद महत्व देती है और बता रही है पूरी दुनिया को कि आप उसके लिए केवल एक ही होंगे, तुम्हारे बाद कोई दूसरा नहीं होगा। इसके अलावा वह चुपचाप आपको अन्य पत्नियां रखने की अनुमति देती है। इस मामले पर थोड़े अधिक शक्तिशाली परिवार की लगभग कोई भी अन्य महिला ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी। वह छोटी दानव महारानी है, लेकिन वह इस हद तक चली जाती है, यहाँ तक कि पिता भी द्रवित हो जाते हैं। वह ठंडी और उदासीन रहती थी, लेकिन यह किसी भी सनसनीखेज अभिव्यक्ति से भी अधिक कीमती अभिव्यक्ति है। आपके प्रति उसकी भावनाएं आपकी कल्पना से भी अधिक गंभीर हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की सांसें असमान होने लगी और उसकी आंखों में भी उत्तेजना दिखाई देने लगी। यदि आप वास्तव में छोटी दानव महारानी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वह आपकी स्त्री बने, तो क्या आप उसकी लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा करने के लिए दानव सम्राट के कबीले में शादी करने का एक सरल समझौता नहीं कर सकते हैं और उसे ऐसा नहीं बनने देंगे दानव सम्राट के कुल का अनंत काल का पापी? युन क्विंगहोंग का स्वर थोड़ा कठोर था। या आपकी दुनिया में एक पुरुष की छोटी सी गरिमा उस महिला से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। युन चे ने अचानक अपना सिर उठाया, अपना हाथ उठाया और जोर से अपनी छाती पर पटक दिया और कड़वाहट से कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि महिला के परिवार में शादी करने जैसे शब्दों से मैं उत्तेजित हो गया था। इसने मेरे निर्णयों को धूमिल कर दिया और मैं अंदर चला गया एक हास्यास्पद गतिरोध। पिताजी, चिंता मत करो, अब मुझे पता है कि क्या करना है।
युन चे ने क्रैक किया। युन क्विंगहोंग की ओर देखकर मुस्कुराया, तेजी से मुड़ा, हुश के साथ प्रकाश की चमक बन गया और सीधे डेमन इंपीरियल हॉल की ओर चला गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 643 इच्छा पूरी हुई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 643 इच्छा पूरी हुई। युन चे जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आया, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, लिटिल डेमन महारानी पहले से ही कहीं नहीं थी। केवल कुछ शाही नौकरानियां चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। युन चे को अंदर आते देखकर उन्होंने जल्दी से जो कुछ वे कर रहे थे उसे एक तरफ रख दिया और शिष्टाचार के लिए अपने घुटनों पर बैठ गए। लिटिल डेमन महारानी और युन चे की आगामी शादी की खबर पहले ही क्षेत्र में सभी को घोषित कर दी गई थी और इसने युन चे की सामाजिक स्थिति को भी पूरी तरह से बदल दिया। छोटी दानव महारानी कहाँ है? युन चे ने पहले ही पूछ लिया। यंग पैट्रियार्क युन को जवाब देते हुए, आपके जाने से कुछ ही समय पहले लिटिल डेमन महारानी पहले ही अपने कक्ष में लौट आई थी। सबसे आगे वाली नौकरानी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। लगभग उदास चेहरे का अनुसरण करते हुए युन चे तैरने लगा, फिर लिटिल डेमन महारानी के कक्ष की ओर उड़ गया। लिटिल डेमन एम्प्रेस के कक्ष में कोई आवाज नहीं थी। वह चुपचाप एक खिड़की के सामने अकेली खड़ी थी और इतनी शांत थी कि वह एक निर्जीव चीनी मिट्टी की जैड गुड़िया की तरह लग रही थी। डेमन इंपीरियल हॉल से वापस आने के बाद से वह हमेशा वहीं खड़ी रहती थी, लगातार लंबे समय तक उसी मुद्रा को बनाए रखती थी। एक आभा दूर से आए और तेजी से उसके कक्ष के पास पहुंची। अंदर बंद होने पर यह सावधानी से थोड़ा भी धीमा नहीं हुआ और न ही खुद को रोका। छोटी दानव महारानी की भौहें तन गईं, लेकिन उसने तुरंत ही इस आभा के स्वामी को पहचान लिया। वह आवाज जो वह एक क्षण पहले कहना चाहती थी, उसे निगल लिया गया और उसने न तो मुड़कर देखा और न ही कोई हलचल की, केवल इतना कि उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें एक पल के लिए कांप उठी। पूरे मायावी दानव क्षेत्र में केवल युन चे ही लिटिल दानव महारानी के कक्ष में इतने सीधे तरीके से प्रवेश करने की हिम्मत करेगा। यदि यह कोई और होता, भले ही उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत भी की, तो वे पहले ही जलकर राख हो गए होते। छोटी दानव महारानी करीब आने से पहले ही युन चे ने जानबूझकर अपने कदम हल्के नहीं किए, क्योंकि वह सीधे प्रवेश कर गया। यह मायावी दानव सम्राट का विश्राम कक्ष था, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से सरल था और इसे कभी भी शानदार नहीं माना जा सकता था। इसकी तुलना किसी सामान्य धनी परिवार की बेटी के कक्ष से भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि भीतर गहरी शीतलता का एक संकेत भी था, जिससे अब चेतन में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को खुद पर अंकुश लगाना पड़ता था। यह पहली बार नहीं था जब युन चे ने खुद की घोषणा किए बिना आरोप लगाया था, लेकिन अपने पिछले प्रयासों में उसे आमतौर पर दो परिणामों का सामना करना पड़ा था। एक को प्रवेश करने से पहले लिटिल डेमन महारानी द्वारा नष्ट कर दिया गया था और दूसरे को प्रवेश करने से पहले नष्ट कर दिया गया था। प्रवेश करते ही छोटी दानव महारानी। लेकिन इस बार छोटी दानव महारानी, जो खिड़की के सामने खड़ी थी, चुप थी और उसने युन चे को केवल अपनी नाजुक छवि का एक दृश्य दिया, जैसे कि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह आया था। युन चे अपने कक्ष के दरवाजे पर खड़ी थी, चुपचाप उसकी आकृति को देख रही थी। फिर भी इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोलती या अपना सिर घुमाती, उसे हवा में एक उजाड़ आहत आभा का स्पष्ट एहसास हुआ, जिसने उसके दिल को हल्का सा आघात पहुंचाया। वह धीरे धीरे छोटी दानव महारानी की ओर चलने लगा, पूरे रास्ते जब तक वह उसके पीछे नहीं पहुंच गया। फिर उसने अपनी बाहें खोली, उन्हें उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और हल्के से उसे अपनी छाती से चिपका लिया। छोटी दानव महारानी का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। भूरे रंग का गाउन बहुत बड़ा था, लेकिन उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से पतला था, खासकर उसकी नाजुक कमर, ये लहराती हुई विलो की तरह पतला था। युन चे की बाहों के बारे में भूल जाओ, भले ही उसने दोनों हाथों का उपयोग किया हो, यह उसके लिए आसानी से उसके चारों ओर लपेटने के लिए पर्याप्त था। केवल इससे पहले कि युन चे एक युवा महिला के गहरे शरीर के तापमान को महसूस कर पाता, उसकी छाती पर बिजली का एक बड़ा विस्फोट हुआ। टकराना। एक बड़ी ध्वनि के साथ युन चे शरीर तुरंत मिसाइल की तरह विस्फोटित हो गया। उसकी पीठ मजबूती से दीवार से टकरा गई, जिससे टकराने पर पूरा कक्ष हिल गया। वाई 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 यू, क्या आप हमला करते समय कम क्रूर नहीं हो सकते? युन चे ने अपने शरीर पर धूल और जैद को बिखेर दिया और फिर ठंडी हवा में हौंफते हुए अस्थिर रूप से खड़ा हो गया। इन 100 वर्षों में लिटिल डेमन महारानी ने बहुत समय पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मरक्षा अवचेतन प्राप्त कर लिया था। युन चे को नष्ट करना पूरी तरह से एक सहज प्रतिक्रिया थी। भले ही उसे उस पल पछतावा हुआ था जब उसने युन चे को नष्ट कर दिया था, लिटिल डेमन महारानी ने फिर भी उसकी ठंडी अभिव्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ लिया और नम्रता से कहा, आपने इसके लिए कहा था। यदि यह कोई अन्य व्यक्ति होता जिसने इस महारानी को इस तरह अपमानित करने का साहस किया होता, तो वे 10,000 बार मर चुके होते। हम्फ, अरे क्या मैं सचमुच दूसरे व्यक्ति के समान हूँ?
मैं वह व्यक्ति हूँ जो आपका पति बनने वाला हूँ, और आप वह व्यक्ति हैं जिसने घोषणा की थी कि हम एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा भी गले नहीं लगा सकता, यूं चे ने गुस्से में कहा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा जैसे वह थोड़ी दोषी थी। लिटिल डायमंड महारानी ने अपना सिर घुमा लिया। उसने ठंडी और कठोर आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या करने वापस आ रहे हो? यूं चे ने अंततः अपने शरीर पर लगी सारी धूल को थपथपाया और फिर मासूमियत से भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया, मैं केवल आपको ये बताने के लिए वापस आया हूँ कि मैं आपकी इच्छाओं का पालन करने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ शादी करने के बाद आपके राक्षस सम्राट कबीले में प्रवेश करूंगा। छोटी दानव महारानी की निगाहें तुरंत घूम गईं। क्या आप गंभीर हैं? बेशक मैं गंभीर हूँ, यून चे ने गलत भाव रखना शुरू कर दिया। इससे पहले जब मैं डेमन इंपीरियल हॉल में था तो मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना सहज रूप से इसे अस्वीकार कर दिया था। जब मैं घर वापस गया और शांत हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए आप एक आदमी की तथाकथित गरिमा से ऊपर और परे हैं। यदि मैं अपने हास्यास्पद अभिमान के कारण आपके साथ आपके वंश का भारी बोझ उठाने का संकल्प नहीं रखता तो मैं आपका पति बनने के योग्य भी नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छोटी दानव महारानी बिना कुछ कहे बहुत देर तक उसकी ओर देखती रही। फिर उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, खिड़की से बाहर देखा और धुंधली आंखों से कहा, धन्यवाद। यदि यह मायावी दानव क्षेत्र का कोई अन्य व्यक्ति होता, जब तक वे छोटी दानव महारानी का पक्ष प्राप्त करने में सक्षम होते, दानव सम्राट के कबीले में शामिल होने के बारे में भूल जाते, भले ही उसे अपने पूरे कबीले का उपनाम बदलकर हुआन करना पड़ता। उसे ऐसा करने में खुशी होगी और वह खुशी से पागल हो जाएगा। हालांकि वह जानती थी कि यूचे अलग था। वह ऐसा व्यक्ति था जो गोल्डन क्रोसोल के सामने भी नहीं डरता था या पीछे नहीं हटता था। वह संभवतः इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली की उपाधि का लालच कैसे कर सकता है? उनकी यह रियायत बहुमूल्य से भी अधिक थी। हा, यून चे दिल खोलकर हंसे। आप वही हैं जिसने सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने घोषणा की थी कि मैं आपका पति बनने वाला हूँ। आपको मुझे क्या आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है? बस आपके भावी पति के सामने आपके प्रहार वास्तव में पहले की तरह ही निर्मम है। अगर मेरे शरीर में दर्द होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में उससे भी ज्यादा दर्द होता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छोटी दानव महारानी के होंठ कांपने लगे। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यूचे का लहजा, अभिव्यक्ति और ठंडी हवा चूसना सब एक अभिनय था, फिर भी उसका बेरहमी से यूचे को उड़ा देना एक सच्चाई थी। इसलिए वह दिल से थोड़ा दोषी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अभी मेरा दिल टूट गया है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके दानव सम्राट कबीले में शादी करूं, तो आपको एक अतिरिक्त शर्त माननी होगी। उद्धरण चिन्ह कैसी शर्त? यून चे ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और अतुलनीय गंभीरता के साथ कहा, बहुत सरल। मुझे तुम्हें थोड़ी देर के लिए ठीक से गले लगाने दो अभी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर अगर यूनचे इस तरह के शब्द कहता तो निश्चित रूप से लिटिल डेमन महारानी उसे उड़ा देती। हालांकि 7 दिनों में यूचे से शादी करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद से उनका मूल रूप से नाजुक रिश्ता पहले से ही मौलिक रूप से बदल गया था। उसने जो कदम उठाया उससे उसका सारा साहस और इच्छा शक्ति खत्म हो गई। यदि वे पति पत्नी होते तो एक दूसरे को गले लगाना इससे अधिक सामान्य बात नहीं हो सकती थी। और इसके अलावा मुझे दूसरों द्वारा छुए जाने की आदत नहीं है। लिटिल डेमन एम्प्रेस की निगाहें बदल रही थीं और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी अब कठोर और ठंडी नहीं रह गई थी। वह अन्य है, लेकिन मैं अन्य नहीं हूँ। यूचे उसकी ओर चला। अपने दृष्टिकोण के प्रत्येक चरण का पालन करते हुए वह यह महसूस करने में सक्षम था कि लिटिल डेमन महारानी की सांसें कुछ अधिक अव्यवस्थित हो गई थी। मुझे पता है कि आप पिछले कई वर्षों से हर दिन भारी दबाव झेल रहे हैं और आपको उस संकट से सावधान रहना होगा जो किसी भी क्षण आपके सामने आ सकता है। यही कारण है कि आपकी आत्मरक्षा अवचेतना लंबे समय से सहज बन गई है। मैं ये भी जानता था कि कुछ देर पहले आपने मुझे उड़ा दिया था। ये जानबूझकर नहीं था। यून चे की समझ केवल गर्म हवा नहीं थी, बल्कि क्या वह उसे पूरी तरह से समझ रहा था, क्योंकि उन वर्षों में एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में उसकी स्थिति न जाने कितनी बार लिटिल डेमन एम्प्रेस से भी अधिक खतरनाक थी। उसमें भी इस प्रकार की रक्षात्मक प्रवृत्ति थी और कुछ हद तक उसकी प्रवृत्ति उससे भी अधिक तीव्र थी। भले ही वही परिवार के घर में था जो सबसे सुरक्षित जगह थी, फिर भी उसकी नींद हमेशा के लिए केवल 70% ही थी। लेकिन मैं तुम्हारा पति बनने वाला हूँ और तब से मैं तुम्हारा।
हुआन कयाई के जीवन में दूसरा हिस्सा बनूंगा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ मिलकर हर चीज का सामना करने और करने को तैयार है, जो हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा, हमेशा आपकी दुनिया में प्रवेश करने का प्रयास करेगा, और ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ आपको कभी भी सावधान रहने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं भी ऐसा करूंगा। इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हो जिसे तुम्हें गले लगाने की अनुमति है, बिल्कुल गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली की तरह। उस समय जब हमने ड्यूक मिंग का कंधे से कंधा मिलाकर सामना किया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया और हम एक साथ मौत के सागर में प्रवेश कर गए। उस समय तुम मुझसे कसकर लिपट गई थी और न ही मुक्त होने का संघर्ष करना चाहती थी और न ही तुम्हें बंधन मुक्त होने का मन था, क्योंकि उस समय हमारी किस्मत एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई थी। हम जिए तो साथ रहेंगे, यदि हम मर गए तो हम एक साथ मरेंगे। हमारे बीच ये जुड़ा हुआ भाग्य मृत्यु के सागर के भीतर केवल वह छोटा महीना नहीं था। अब से ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अनजाने में यूचे की आवाज पहले ही उसके कानों में बंद हो चुकी थी। गर्म और कोमल आवाज के भीतर दो बाहें भी धीरे धीरे उसकी नाजुक कमर के ऊपर एक साथ आ गईं। उसकी पीठ पर आराम था, गर्म छाती भी थी। इस बार लिटिल डेमन महारानी ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, न ही वह एक पल के लिए भी रुकी। यूचे की आवाज के साथ उसके विचारों की श्रृंखला भी उस महीने में वापस आ गई जब उसे मौत के सागर में कसकर गले लगाया गया था। धीरे धीरे उससे एहसास हुआ कि यूचे उसे धीरे से गले लगा रहा था, फिर भी उसके शरीर ने ऐसा नहीं किया, सहज रूप से इसे अस्वीकार कर दिया। और इसके अलावा न ही उसके दिल ने। एकमात्र चीज जिसे उसने महसूस किया वह एक गर्म अनुभूति थी, जिसने धीरे धीरे उसके शरीर और आत्मा दोनों को आराम दिया। उसके सीने में एक युवा लड़की की आकृति समाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जैस्मीन से भी छोटी थी। वह हृदय भेदी ठंडा इरादा अब उसके शरीर से नहीं आता था, इसकी जगह एक युवा लड़की की गर्म, फिर भी कुछ हद तक उन्मत्त भावना ने ले ली। भले ही उन्होंने गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के भीतर न जाने कितनी बार मैथुन किया था, लेकिन यह आज तक ही हो पाया कि चुपचाप उसे इस तरह गले लगाने की उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। यूचे ने अपनी आंखें बंद कर ली, संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और कहा, भले ही आपने अचानक घोषणा की कि आप मुझसे शादी करने जा रहे हैं, इससे मुझे बहुत झटका लगा, लेकिन इसने मुझे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लगता है यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस दिन मैं तुम पर चिल्ला रहा था। अन्यथा यदि तुमने मुझसे दूरी बनाए रखने पर जोर दिया होता तो शायद मुझे जीवन भर इसका पछतावा होता, क्योंकि मुझमें ऐसा करने की शक्ति नहीं है। तुम्हें जबरदस्ती ले जाओ छोटी दानव महारानी, अब से तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा सब कुछ सहन कर लूंगा, जिम्मेदारियां आपके साथ हैं, यूचे ने धीरे से कहा। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में वापस अपने परिवार के लिए और अपने दादा की इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने आपको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन अब से मैं ऐसा करूंगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। भले ही मैं इस समय बहुत कमजोर हूँ, मैं बढ़ने का प्रयास करूंगा, उस बिंदु तक बढ़ूंगा जहां आप मुझ पर भरोसा करने में सहज महसूस करेंगे और अब किसी भी प्रकार का दबाव या खतरा नहीं सहना पड़ेगा। मेरा विश्वास करें, ठीक है? आप पर फिर से इतनी सारी मूर्ख महिलाएं क्यों होनी चाहिए जो इस कामुक शैतान की चाल में फंस जाएंगी? जैस्मीन ने यूचे के मन में घृणा पूर्वक बुदबुदाया। फिर एक ठंडी खर्राटे के साथ उसने अपनी सुनने की क्षमता को बंद कर दिया। लिटिल डेमन महारानी ने अपने पूरे जीवन में ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। एक बेहद अजीब, अवर्णनीय भावना उसके दिल और आत्मा में व्याप्त हो गई और उसके पूरे शरीर में भी फैल गई। यह एक ऐसी भावना थी जिसने उसके मन और शरीर दोनों को पिघला दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका अपना शरीर तब तक नर्म होता जा रहा है जब तक कि उसकी सारी ताकत खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि उसने अपना सारा वजन उस आदमी के शरीर पर डाल दिया था जिसे उसने अपने पीछे बैठा रखा था। उसके होठों से बमुश्किल पहचानी जाने वाली धीमी आवाज निकली, मन, जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तो मैं तुम्हें कई कहकर बुलाऊंगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह ... मन। यूचे ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे लड़की का शरीर उसके आलिंगन में और भी चिपक गया। अब से तुम मुझे हर रोज इसी तरह गले लगाने दोगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह ... मन, चिंता मत करो, अब से तुम्हारा जीवन मेरा जीवन होगा। तुम्हारी वह 3 वर्ष की आयु, यदि यह ईश्वर का कथन भी हो तो भी मैं इसे किसी भी कीमत पर नष्ट कर दूंगा। तो इन 3 वर्षों में आप निश्चित रूप से यह नहीं सोच सकते कि आपके पास जीने के लिए वास्तव में केवल 3 वर्ष बचे हैं। इसके बजाय आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं निश्चित रूप से उस 3 साल के भाग्य को तोड़ने का एक चमत्कारी तरीका ढूंढूंगा, ठीक उसी तरह जैसे हम मौत के सागर से जीवित बाहर आने में सक्षम थे। मिल गया, यूचे ने लिटिल डेमन महारानी के कानों के पास धीरे से कहा। भले ही वे नर्म थे, प्रत्येक शब्द दृढ़ और निर्णायक था।
उसने महसूस किया कि उसके आलिंगन के भीतर जैद शरीर अधिक लचीला हो गया है और उसके हाथ भी धीरे धीरे ऊपर चले गए, जो उसी समय उसकी थोड़ी उभरी हुई छाती पर छा गए। उसे तुरंत नर्म और कोमलता का एक टुकड़ा महसूस हुआ। भले ही वे कपड़ों की दो परतों से अलग हो गए थे, कोमल चिकनाई अभी भी झरने के सबसे शुद्ध पानी को सहलाने जैसी थी। दो छोटी छोटी कलियां डरते डरते उसकी हथेलियों से दब गईं और वह उन्हें धीरे धीरे मसलने के लिए अपनी हथेलियों को मोड़ने से नहीं रोक सका। बूम! डेमन एम्प्रेस चैम्बर की 3 नौकरानियां जो मजे से बातें कर रही थी और हंस रही थी, तभी वहां से गुजरी। स्वाभाविक रूप से वे लिटिल डेमन महारानी और यूचे की शादी के बारे में बात कर रहे थे। लिटिल डेमन महारानी के सबसे करीबी लोगों के रूप में उन्होंने लंबे समय से दोनों के बीच की सूक्ष्म भावनाओं को महसूस किया था और अनुमान लगाया था। इससे पहले कि वे उसके कक्ष के पास पहुंचे, उन्हें अचानक सामने से तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तेज आवाज के साथ एक व्यक्ति की आकृति उड़कर उनके सामने गिरी, जिससे वे चौंक गए और सदमे में चिल्लाने लगे। सामने उतरे व्यक्ति को देखकर तीनों दासियां एक साथ हंस पड़ी। सबसे आगे वाली लाल कपड़े वाली नौकरानी आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, युवा पैट्रियार्क यून, आपको एक बार फिर छोटी दानव महारानी ने कैसे नष्ट कर दिया? हे। बाकी 2 नौकरानियां अपना मुंह ढंककर हंसने लगी। भले ही वे केवल नौकरानियां थीं, यून चे ने कभी भी उनके प्रति किसी प्रकार का रवैया नहीं दिखाया था। इसके बजाय उसने उन्हें बहन कहा, जिससे उनके प्रति उनकी धारणा और सम्मान में काफी सुधार हुआ और उन्हें कभी भी उनके आसपास सतर्क रहने की जरूरत नहीं पड़ी। यून चे जमीन से उठ गया। अपने चेहरे से धूल पोंछते हुए उसने गंभीर भाव से उत्तर दिया, बहनों, क्या तुमने देखा है कि छोटी दानव महारानी जिस वार से मुझ पर वार करती है वह और भी हल्का हो गया है? ये सच है। उस समय यंग पैट्रियार्क यून को बाहर कर दिया जाता था कई किलोमीटर दूर, लेकिन इस बार लाल कपड़े पहने नौकरानी की आंखें घूम गईं और उसने हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। ऐसा लगता है जैसे ये केवल 1/4 किलोमीटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यंग पैट्रियार्क यून लिटिल डेमन महारानी का पति बनने वाला है। नीली पोशाक वाली नौकरानी ने हल्की हंसी के साथ कहा। लिटिल डेमन महारानी स्पष्ट रूप से अब और भारीपन बर्दाश्त नहीं कर सकती। खांसी, एक सम्मानित आदमी के रूप में मैं महिलाओं के साथ समान स्तर पर आने से परेशान नहीं हो सकता। एक बार जब वह मेरी पत्नी बन जाती है, अगर वह फिर से इस तरह की अवज्ञाकारी होने की हिम्मत करती है, भले ही वह छोटी दानव महारानी हो, वह अभी भी पारिवारिक कानून द्वारा अनुशासित होगी। यून चे ने भव्यता के साथ कहा। एक बार जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर लिया, तो उन्होंने सदन की ओर देखा जिसमें कुछ हद तक आत्मविश्वास की कमी थी। फिर उसने हाथ हिलाते हुए कहा, बहनों, मुझे अभी भी घर पर काम करना है, इसलिए मुझे पहले जाना होगा। ओह सिस्टर यूई, ऐसा लगता है जैसे आपकी छाती फिर से बड़ी हो गई है। स्विश! यून चे भद्दे ढंग से हंसा, फिर धुएं के गुच्छे की तरह गायब हो गया। हम्फ, लानत है तुम! लाल कपड़े पहने लड़की ने हल्के से लाल चेहरे के साथ डांटा, क्योंकि उसकी बाहों ने अवचेतन रूप से उसके स्तनों को ढक दिया था। अन्य 2 नौकरानियां पहले ही हंसकर हंसने लगी थी। ये बहुत स्पष्ट था कि वे लंबे समय से यूचे की अश्लील छेड़खानी की आदी हो चुकी थी। लिटिल डेमन महारानी और यू परिवार के युवा कुलपति यूचे के बीच शादी की खबर अनगिनत ध्वनि प्रसारण तावीजों के माध्यम से एक छोटे से दिन के भीतर पूरे इल्यूस्ट्री डेमन दायरे में भेज दी गई थी। इतनी बड़ी खबर के सामने मूल रूप से कीमती 1000 मील और 10,000 मील ध्वनि संचरण ताबीज ऐसे लग रहे थे मानो उनका कोई मूल्य ही न हो। इस एक दिन में उपयोग किए गए ध्वनि संचरण तावीजों की संख्या संभवतः पिछले कई वर्षों में उपयोग किए गए संख्या से भी अधिक थी। निस्संदेह यूचे के प्रोत्साहन के तहत इस स्वर्ग चौंकाने वाली खबर के साथ जो बात फैली वह ये थी कि यूचे को गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा द्वारा शुद्ध गोल्डन क्रो रक्तरेखा प्रदान की गई थी। जोड़े का मिलन शुद्ध गोल्डन क्रो वंश और दानव सम्राट परिवार की निरंतरता के लिए था, और यह गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा का आदेश भी था। इस प्रकार जो हंगामा, आलोचनाएं और संदेह सामने आने चाहिए थे, वे सामने नहीं आए। पूरे मायावी दानव क्षेत्र में केवल सभी प्रकार की प्रशंसा और प्रशंसा के उद्गार व्याप्त थे। हालांकि उन आधिपत्यों के लिए ये समाचार उनके बटों में आग लगाने जैसा ही था। क्या 7 दिनों में आप गलत तो नहीं हैं? जल्दी करें और ध्वनि प्रसारण भेजकर पुष्टि करें कि आपने गलत तो नहीं सुना है। क्या ये वास्तव में 7 दिनों में है? बकवास! महापौर, हमें क्या करना है? तुम्हारा मतलब क्या है हम क्या करें? उच्चतम गुणवत्ता वाला गहन संदूक और उच्चतम गुणवत्ता वाला गहन क्रिस्टल तैयार करें। 2 घंटे नहीं, हम 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे। जल्दी! छोटी दानव महारानी, और यहाँ तक कि गोल्डन क्रो दिव्य भगवान द्वारा प्रदान की गई एक भव्य शादी भी। यदि मैं समय पर वहां नहीं पहुंच सका, तो मैं अब मायावी दानव क्षेत्र में नहीं रह पाऊंगा। यह बधाई उपहार तैयार करने की बात है।
हमारे पास अभी भी तैयारी के लिए काफी समय है। तुरंत खजाने में जाओ और उच्चतम गुणवत्ता वाले खजाने और औषधियां ले आओ। जितना हो सके ले आओ। जाना। एक ही दृश्य इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र के हर हिस्से में खेला गया, और यह डेमन इंपीरियल सिटी से दूर के स्थानों में सबसे अधिक बार खेला गया था। इस खबर के तेजी से फैलने के साथ साथ संपूर्ण मायावी दानव क्षेत्र लगभग उबल पड़ा, और शायद ही कभी देखे गए गहरे जहाज लगातार ऊपर के आसमान में फेंके गए। यहाँ तक कि वे प्रभावशाली व्यक्ति भी, जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करने में अधिक कंजूस नहीं हो सकते थे, वे अपनी सारी बचत गहरे जहाजों में डालने के लिए उत्सुक थे ताकि वे थोड़ी तेजी से उड़ सके। डेमन इंपीरियल सिटी के भीतर 24 घंटे और भी अधिक शोर था। 12 संरक्षक परिवार और 100 से अधिक ड्यूक पैलेस व्यावहारिक रूप से बिना किसी आराम के उन्मत्त रूप से इधर उधर भाग रहे थे। अनजाने में 7 दिन पहले ही चुपचाप बीत चुके थे। डेमन इंपीरियल सिटी दिन पर दिन और भी अधिक शोरगुल वाला होता गया। यहाँ तक कि उसका रंग भी काफी बदल गया था। पूरे शहर को लालटेन, बैनर और लाल कालीन से सजाया गया था। गोल्डन क्रो की प्रतीक स्वर्णिम लौ ने शहर के हर कोने को भी भर दिया। दूर आसमान से देखने पर मूल रूप से पीला दानव शाही शहर सोने का एक चमकदार क्षेत्र बन गया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 644 दानव महारानी विवाह समारोह। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 644 दानव महारानी का विवाह समारोह। ये लिटिल डेमन महारानी की शादी का बड़ा दिन था, और सूरज उगने से पहले ही डेमन इंपीरियल सिटी पहले से ही असाधारण रूप से जीवंत थी। दानव शाही सेना के कई सैनिक सुनहरे और लाल कवच से सुसज्जित थे, क्योंकि वे शहर के हर कोने की रक्षा कर रहे थे। अनेक शक्तिशाली गहरे जानवर जो शायद ही कभी देखे गए थे और जिन्हें पौराणिक माना जा सकता था, आसमान में उड़ रहे थे। प्रत्येक गहन जानवर की पीठ पर एक गहन अभ्यासी खड़ा था, जो असाधारण रूप से मजबूत आभा उत्सर्जित कर रहा था। डेमन इंपीरियल सिटी के भीतर कोई भी अजीब हरकत उनकी निगरानी से बच नहीं पाएगी। पूरे शहर में बिछाए गए लाल कालीनों के पास रंग बिरंगे परिधानों में युवतियां खड़ी थीं, जिनके हाथ में फूल भी थे। वे लाल कालीनों के पास स्थिर खड़े थे, क्योंकि हवा धीरे धीरे उनकी पोशाकों को झकझोर रही थी। ये देखने में एक अद्भुत सुंदर दृश्य था। हालांकि समारोह में अभी भी कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन जो रईस और आधिपत्य अपनी बधाई देने आए थे, वे पहले से ही डेमन इंपीरियल हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे। 100 साल पहले के लिटिल डेमन सम्राट और लिटिल डेमन महारानी के विवाह समारोह की याद अभी भी उनके दिमाग में ताजा थी। अब 100 साल बीत चुके हैं, और भाग्य की कार्यप्रणाली के माध्यम से छोटी दानव महारानी ने अपनी बेजोड़ ताकत पर भरोसा करते हुए अकेले ही मायावी दानव क्षेत्र पर शासन किया। किसी ने भी उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, और 12 संरक्षक परिवारों और सभी ड्यूक पैलेसों ने उसके अधीन अत्यंत वफादारी के साथ सेवा की। दानव सम्राट की वंशावली, जिसके समाप्त होने की सभी को उम्मीद थी, गोल्डन क्रो दिव्य भगवान की कृपा और दैवीय शक्तियों के कारण लंबी हो गई थी। कोई भी महसूस कर सकता था कि यह भव्य विवाह मायावी दानव क्षेत्र के इतिहास में एक नया पृष्ठ था। हालांकि युनचे पहले ही 2 शादियां कर चुका था, लेकिन ये पूरी तरह से अलग होने वाली थी। इल्यूस्ट्री डेमन दायरे और स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट की परंपराएं पहले से ही काफी अलग थी। इसके अलावा यह एक शाही शादी थी, और यूचे की शादी शाही परिवार में हो रही थी। हालांकि यूचे को सिर्फ इस वजह से घबराहट महसूस नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों से शहर को व्यस्तता में डाल दिया गया था, यूनचे के अलावा जिन्होंने अपना समय इत्मीनान से बिताया। शादी से एक रात पहले यूनचे ने यून परिवार को डेमन इंपीरियल पैलेस के लिए छोड़ दिया था। वह वहीं सोता था, और 8 सुंदर स्त्रियां भी उसकी सेवा करती थी। जब वह जाग गया तो सूरज अभी उग ही रहा था। राक्षस भगवान महारानी, कृपया इस नौकर को आपको धोने और कपड़े बदलने में मदद करने की अनुमति दे। लिटिल डेमन महारानी से शादी करने के बाद यूचे की पहचान भी यंग पैट्रियार्क यू से बदलकर डेमन लॉर्ड हो गई थी। हालांकि अब भी यूचे को अभी भी नहीं पता था कि क्या ये दानव भगवान शीर्षक ब्रह्मपूर्ण दानव क्षेत्र के भगवान का जिक्र कर रहा था, या छोटी दानव महारानी के स्वामी पति का। इन 8 नौकरानियों को लिटिल डेमन महारानी द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया था, और उनमें से प्रत्येक असाधारण रूप से सुंदर थी। यहाँ तक कि उनका आचरण किसी प्रमुख परिवार की किसी भी युवा महिला से कहीं बेहतर था, और उनकी गहन ताकत भी कम से कम तानाशाह गहरे दायरे के भीतर थी। वे सभी केवल एक पतला सफेद घूंघट पहने हुए थी, और जब वे चलती थीं, तो उनकी सुगंध बढ़ती थी। हवा में खुशबू फैल रही थी, जबकि उनके ज़ैद शरीर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जिससे यह उनके नग्न होने की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक हो गया था। उन्होंने यूनचे को उसके बिस्तर से उठाने में मदद की, उसके लबादे और जूते पहनाए, और नहाने के पूल तक पूरे रास्ते उसका साथ दिया।
हर कदम उठाने पर युवती के स्तन धीरे से उसकी बाह पर दब जाते थे, जिससे उसे थोड़ा हल्कापन महसूस होता था। पूल बड़ा था और क्षेत्र धुंध भरा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह परिवेश था या फर्श, इसे सबसे शानदार स्काई पूल प्रोफाउंड जेड का उपयोग करके बनाया गया था। जेड की दूधिया सफेदी सचमुच सुंदर थी। युन चे ने अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया और धीरे धीरे पूल में प्रवेश किया। 8 खूबसूरत नौकरानियों ने भी अपने घूंघट उतार दिए और अपनी बर्फीली गांठें और आकर्षक आकृतियां प्रकट की। 4 नौकरानियों ने पूल के भीतर फूलों की पंखुड़ियां बिखेर दी, जबकि अन्य 4 ने युन चे को घेर लिया और अपने बर्फीले हाथों और जेड शरीर का उपयोग करके उसके शरीर को साफ किया। हालांकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी पुरुष का शरीर देखा था, लेकिन उनकी क्रिस्टल जैसी आंखें नहीं थी भय या घृणा का कोई भी लक्षण दिखाएं, केवल प्रशंसा और धूमिल जिज्ञासा की शुद्ध भावना प्रकट करे। जब युन चे ने अपना स्नान समाप्त कर लिया तो सूरज पहले ही उगाया था। नौकरानियों ने युन चे को एक शानदार सुनहरा वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया और उसे एक सुनहरी जेड बेल्ट और एक सुनहरा मुकुट पहनने में मदद की। बेहद खूबसूरत पोशाक ने स्वाभाविक रूप से युन चे में प्रतिष्ठा ला दी और उसके अतिप्रवाहित करिश्मे ने उपस्थित सभी लड़कियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे स्नेह से देखो। डायमंड इंपीरियल हॉल के सामने मेहमानों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया था। समारोहों के स्वामी जो नाम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे वे और अधिक भयावह होते जा रहे थे, और जो उपहार वे लाए थे वे भी और अधिक चौंकाने वाले थे। जल्द ही उपहार एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गए और उनमें से हर एक दुर्लभ खजाना था जिसे एक आम आदमी कभी नहीं देख सकता था। हालांकि जो उपहार यू परिवार को प्रस्तुत किए गए थे वे अधिक एक आयामी प्रतीत होते थे। इस तथ्य के कारण कि यू परिवार ने समाचार जारी किया था कि उनके युवा कुलपति को सभी प्रकार की अजीब तलवारें इकट्ठा करना पसंद था और यदि उन्हें उपहार भी लाना था, उच्च गुणवत्ता वाली गहन तलवारें सर्वोत्तम होंगी। गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, भारी तलवारें सर्वोत्तम होंगी। इसलिए पिछले 7 दिनों से इल्यूस्ट्री डायमंड दायरे के लगभग सभी शीर्ष शक्तिशाली लोग हर कीमत पर तलवारें मांग रहे थे, और जो संप्रदाय तलवारों पर ध्यान केंद्रित करते थे उन्होंने दिव्य तलवारें पेश करने में संकोच नहीं किया था जो उनके परिवार की विरासत थी। अधिक से अधिक प्रसिद्ध तलवारें इकट्ठा होने लगी और तलवारों से स्वाभाविक रूप से निकलने वाली तलवार की आभा ने इकट्ठे हुए सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया। लिटिल डायमंड महारानी युन चे के सामने आई थी और उसके आगमन से मूल रूप से उद्दाम डायमंड इंपीरियल हॉल तुरंत शांत हो गया। हालांकि इस बार जिसने उन्हें चुप कराया वह उसकी अत्यधिक आभा नहीं थी, बल्कि एक सुंदरता थी जो मौजूद नहीं होनी चाहिए नश्वर क्षेत्र। उसने अपनी चमक को छिपाने के लिए अपने भूरे लिबादे का इस्तेमाल किया था और अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए अपने ठंडे व्यवहार का इस्तेमाल किया था। और ऐसा केवल कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पिछले 100 वर्षों से हो रहा था। यहाँ तक कि बहुत पुराने वरिष्ठ भी राजकुमारी कयई के पूर्व आकर्षण को पहले ही भूल चुके थे। आज लिटिल डायमंड महारानी के लिए उसने पिछली शताब्दी से पहने हुए भूरे वस्त्र उतार दिए थे और एक बेहद खूबसूरत सुनहरी पोशाक पहनी हुई थी। पोशाक के सिरे फर्श पर खींचे हुए थे और पोशाक उसकी कमर से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी पतली आकृति का पता चल रहा था। उसके बर्फ सफेद चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसके होंठ लाल रंग से लाल थे। उसकी तारे जैसी पानी भरी आंखें अभी भी ठंडी थीं, लेकिन उसका रौबदार व्यवहार और अभिव्यक्ति की कमी, जिसे लोग हमेशा के लिए अटूट समझते थे, अब गायब हो गई थी। कोई भी सवाल नहीं करेगा कि अगर ये आंखें इश्कबाजी करती तो सभी जीवित प्राणी मंत्रमुग्ध हो जाते और दुनिया में और कुछ भी आकर्षक नहीं लगेगा। हॉल के भीतर काफी देर तक शांति छाई रही क्योंकि सभी की आत्माएं सबसे बड़े सदमे से गुजर रही थी। इस जीवन काल में अनुभव करने जा रहा हूँ। उन्हें लगा कि वे अब जीवित दुनिया में नहीं हैं और पहले ही उस अमर लोक में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में केवल किंवदंतियों में बात की गई है। क्योंकि ऐसी सुंदरता नश्वर क्षेत्र में मौजूद नहीं होनी चाहिए और यह केवल एक बेदाग और शुद्ध अमर पर ही मौजूद होनी चाहिए। परी उसके पास ऐसी सुंदरता थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके पास वह प्रतिष्ठित दर्जा और वंशावली थी जिसे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और उसके पास मायावी दानव दायरे के भीतर की पूरी आबादी को अपने सामने झुकाने की क्षमता और ताकत भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के निर्माता ने उसे इस दुनिया में सबसे अच्छे उपहार दिए हो। धीरे धीरे सभी को ऐसा लगने लगा मानो आज रात का समारोह अधिक रहस्यमय होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिलों में उन सभी के भीतर एक ही विचार गूंज रहा था। ऐसी महिला के लिए, ऐसी छोटी दानव महारानी के लिए इस दुनिया में कोई भी उसके योग्य कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि युवा कुलपति यू भी, जिन्होंने लगभग एक महान दर्जा प्राप्त किया था, पिछले कुछ महीने उसके लिए अपर्याप्त लग रहे थे। नश्वर क्षेत्र में सुंदर और उज्जवल छोटी दानव महारानी के लिए उसे केवल एक परी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समय आ गया, विवाह प्रारंभ हो गया।
हालांकि आज युन चे की शादी दानव शाही परिवार में हो रही थी, प्रक्रियाओं के मामले में वह अभी भी अग्रणी था। नर विवाह करता है और मादा विवाह करती है। ये लिटिल डेमन महारानी की इच्छा और निर्णय था, जिसने सभी को, विशेष रूप से यू चे को, लिटिल डेमन महारानी के दिल में उसकी स्थिति के बारे में बताने का काम किया। इस शादी के लिए चाहे वह पैमाना हो, समारोह हो या कार्यक्रम का उत्साह हो, यह उस समय से कहीं अधिक था जब लिटिल डेमन सम्राट ने लिटिल डेमन महारानी से शादी की थी। इस पूरे दिन के लिए डेमन इंपीरियल सिटी उग्र सागर में बदल गया और केवल जब रात हो गई तो यह थोड़ा शांत हो गया। दानव इंपीरियल पैलेस। मोमबत्ती की रोशनी डगमगा गई, लाल बिस्तर का पर्दा लटक गया और उसने फीनिक्स कोरोनेट और औपचारिक वस्त्र पहने। बादलों के पीछे से अर्धचंद्र दिखाई दिया, फिर भी आकाश में अभी भी हल्की रोशनी थी। बांस की खिड़कियों के पतले अंतराल से प्रकाश की किरणें चमक रही थी, जो बिस्तर पर बैठे व्यक्ति को रोशन कर रही थी। छोटी दानव महारानी पहले से ही कुछ समय के लिए नर्म बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। हालांकि 100 साल पहले की तरह यह उसकी बड़ी रात थी, अब उसकी भावनाएं पूरी तरह से अलग थी। उस समय उसका हृदय शांत जल की भांति शांत था। छोटे दानव सम्राट के साथ उसका विवाह दानव सम्राट के वंश की महिला के रूप में उसका भाग्य था, या शायद ये कहा जा सकता है कि यह उसका मिशन था। हालांकि आज रात उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह शांत नहीं हो पा रही थी। 100 साल पहले उसकी शादी की रात उसकी प्रतीक्षा से छोटे दानव सम्राट का आगमन नहीं हुआ, बल्कि उसे खबर मिली कि वह सुदूर स्काई प्रोफाउंड महाद्वीप में चला गया। उसके बाद उसे खबर मिली वहां उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। हालांकि इस रात ऐसी कोई त्रासदी नहीं होगी और साथ ही यह उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी, क्योंकि 100 साल पहले उसकी शादी उसके परिवार की खातिर हुई थी। हालांकि आज रात ये कुछ हद तक उसके परिवार के लिए और कुछ हद तक उसके अपने लिए थी। दरवाजा धीरे से खुला और यू चे धीरे से अंदर चला गया। वह कुछ नहीं बोला और सीधे लिटिल डेमन महारानी की ओर चला गया और धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाकर सुनहरे मनकों वाली फीनिक्स कोरोनेट को हटा दिया, जो उसने पहना था, जिससे उसका जैद सफेद सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था। आज की छोटी दानव महारानी एक पौराणिक परी की तरह सुंदर थी। आश्चर्यजनक युन चे ने उसे देखा और उन शब्दों को निगल लिया जो वह कहने जा रहा था। अवचेतन रूप से उसे लगा जैसे उसके बोलने पर यह स्वप्न जैसी स्थिति टूट जाएगी। वे दोनों, जो आमतौर पर एक दूसरे से बहस करते थे, अब पूरी तरह से चुप्पी में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। युन चे उसके बगल में बैठ गई और अपना एक हाथ उसके पतले शरीर पर लपेट लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को धीरे से सहलाया। लिटिल डेमन एम्प्रेस का शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया और केवल अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद उसे होठों पर जोरदार चुंबन देने से पहले एक आदमी की गर्मजोशी महसूस हुई जो उसके पास आ रहा था। लिटिल डेमन महारानी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने घबराहट में युन चे को दूर धकेल दिया। हालांकि संपर्क केवल एक पल के लिए था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसकी आत्मा की गहराई से महसूस किया गया था, जिसके कारण उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका शरीर उसके लिए अपरिचित तरीके से नर्म हो गया। जब उसे अपनी अतिरंजित हरकत का एहसास हुआ, तो उसने यू चे की नजरों से बचने के लिए नीचे देखा और धीरे से कहा, मैं अभी भी इसकी आदी नहीं हूँ। लिटिल डेमन महारानी ने धीरे से पलकें झपकाई, उसके गालों पर अभी भी मेकअप की हल्की परत लगी हुई थी। यू चे की सांस असाधारण रूप से भारी होने से पहले एक पल में बंद हो गई। यह पहली बार था जब उसने छोटी दानव महारानी को एक लड़की के आकर्षण को प्रदर्शित करते हुए देखा था। हालांकि यह बहुत मामूली था, फिर भी यह युन चे को उसी समय खुद को पूरी तरह से खो देने के लिए पर्याप्त था। युन चे अपने खून की पंपिंग को महसूस कर सकता था और अब उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि उसने उसके द्वारा अवचेतन रूप से उड़ा दिए जाने की संभावना को भी नजरअंदाज कर दिया। अचानक आगे बढ़ते हुए उसने बिस्तर पर उस पर झपट्टा मारा, अपना सारा वजन उस छोटी दानव महारानी पर दबा दिया, जिसने दुनिया पर राज किया था और उसके पास एक ऐसी सुंदरता थी जो इस दुनिया से बाहर थी। उसने उसके गालों, होठों और गर्दन पर जोर से चूमा और उसके हाथ उसके पूरे चिकने और खूबसूरत शरीर को टटोलने लगे। आहन, वह रुको। छोटी दानव महारानी धीरे से कराह उठी, लेकिन वह लोगों का दिल चुराने के लिए काफी था। जब युन चे ने ये सुना तो उसका खून खौल उठा और यहाँ तक कि छोटी दानव महारानी को भी विश्वास नहीं हुआ कि उसने इतनी भद्दी आवाज निकाली है। हालांकि युन चे को झटका नहीं लगा, लेकिन एक छोटे से हाथ ने पागलपन से उसके होठों पर दबाव डाला और उसे थोड़ा दूर धकेल दिया। लिटिल डेमन महारानी ने अब हल्की सी पलकें झपकाई, उसकी पानी भरी आंखों में बादल छाए हुए लग रहे थे और वह घबरा रही थी। उसकी सामान्य स्थिरता और शीतलता का एक अंश भी नहीं मिल सका। उसकी आंखें उसकी नजरों से बच गईं और उसने जोर से सांस लेते हुए पूछा, आपका चिकित्सा कौशल बहुत उत्कृष्ट है क्या?
क्या वैसे भी मुझे जल्दी बच्चा पैदा करने देना है। यू चे का दिल एक बार फिर थोड़ा स्तब्ध हो गया। उसके बाद उसकी आंखों में फिर से जोश आ गया जब उसने उस छोटी दानव महारानी को मुग्धता से देखा, जिसने उसे इतना सदमा, प्रलोभन और आश्चर्य दिया था। इतना महत्वपूर्ण मामला, बेशक हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। कोई विशेष तरीके क्यों होंगे? ठीक है, हमारे लिए एकमात्र तरीका पति और पत्नी के रूप में हर दिन कड़ी मेहनत करना है। ठीक उसी तरह जब हम गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में थे। उद्धरण चिन्ह ... गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में क्या हुआ, इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, कोई जिक्र नहीं, बस कर रहा हूँ। लिटिल डेमन महारानी की छाती के सामने का सुनहरा वस्त्र यू चे द्वारा हिंसक रूप से फाड़ दिया गया था, जिसका जुनून उस पर हावी हो गया था। जो त्वचा सामने आई वह शहद जैसी कोमल और कश्मीरी जैसी मुलायम थी। लिटिल डेमन एम्प्रेस का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन उसने फिर भी किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं लिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी भौहें सिकोड़ ली और तेजी से सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की अस्वीकार करने की क्षमता इस रात पूरी तरह से गायब हो गई थी जब वह यू चे के सामने थी, और उसकी जगह गुलाब जैसी लाली ने ले ली थी जो उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। जैसे ही लाल बिस्तर का पर्दा गिरा, लिटिल डेमन महारानी ने अपनी चुप्पी बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की, क्योंकि उसने कराहना शुरू कर दिया था। उसकी कराह ऐसी लग रही थी जैसे वह आधी बहका रही थी और आधी नाराजगी, और उसकी आत्मा उसके ऊपर बैठे लड़के के साथ एक अज्ञात दुनिया में उड़ गई थी। 6 साल के अंतराल में 3 बार शादी करना, निश्चित रूप से एक जानवर से भी बदतर। जैस्मीन ने अपनी सुनने की क्षमता को पूरी तरह से बंद कर दिया और दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी आंखें बंद करने से पहले उन परेशान करने वाली आवाजों को नहीं सुनेगी। खुद से बुदबुदाते हुए, ये छोटी दानव महारानी इस विशाल विकृत से शादी क्यों करना चाहती थी? इसका कारण वास्तव में ये सुनिश्चित करना था कि वह दानव सम्राट की वंशावली को बढ़ाने के लिए मरने से पहले जन्म दे। उसके शरीर की वर्तमान स्थिति के साथ यह बहुत अफसोस की बात है। उसकी इच्छा पूरी होने का कोई रास्ता नहीं है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 645 प्रस्थान का समय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 645 प्रस्थान का समय। विवाह समारोह समाप्त हो चुका था, लेकिन डेमन इंपीरियल सिटी की जीवंतता अभी भी पूरे 7 दिनों तक जारी रही। यू चे और लिटिल डेमन एम्प्रेस की शादी के बाद इल्यूस्ट्री डेमन दायरे में पहले कभी नहीं देखा गया डेमन लॉर्ड सामने आया था। पहले जब उन्हें ये खबर मिली थी तो लगभग सभी ने यह माना था कि यू चे और लिटिल डेमन एम्प्रेस की शादी का एकमात्र कारण उनका गोल्डन क्रो वंश था, जो डेमन सम्राट वंश को जारी रखने में मदद करेगा। हालांकि जो भी लोग शादी में शामिल हुए थे, उन सभी को लगा कि यह सिर्फ इन 7 दिनों में नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यू चे से शादी करने के बाद लिटिल डेमन महारानी ने अब भूरे रंग के कपड़े नहीं पहने थे, और उनकी चमक इतनी सुंदर थी कि कोई भी उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आभा और स्वभाव में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ था। भले ही यह अभी भी पहले की तरह ही गरिमापूर्ण और बर्फीला ठंडा था, लेकिन वह विशाल, हिंसक, बर्फीली, प्रभावशाली आभा जिसके कारण वे सभी डर से कांपने लगे थे और सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, गायब हो गई थी, खासकर जब वह यू चे के पक्ष में थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों में एक चमकती हुई चमक उभर आई जो 100 वर्षों में कभी नहीं डगमगाई थी, और यह शायद यू चे के अस्तित्व के कारण भी था कि उसकी मूल रूप से सुस्त ग्रे दुनिया ने एक बार फिर अपना रंग वापस पा लिया था। यू चे के विवाह समारोह के मेजबान होने के कारण पहले तो लगभग सभी के दिलों में अशांति फैल गई। बाद में उन्होंने सुना कि शादी के दिन छोटी दानव महारानी यू चे के पीछे पीछे यू परिवार में चली गई और एक बेटी को गोद ले लिया। यून क्विंगहोंग और म्यू योरू के सामने ससुराल वालों ने घुटने टेक दिए। उसने उन्हें पिता और माँ कहकर भी संबोधित किया था, जिससे जोड़े को हैरानी हुई। बाद में वह यू चे के साथ यू कैन गई और यू परिवार के पूर्वजों का सम्मान करने गई, और फिर दानव के पूर्वजों का सम्मान करने गई सम्राट रेखा। शायद ये केवल खून खराबे को जारी रखने के लिए नहीं था, बल्कि सच्चा स्नेह था। यदि ऐसा मामला था, तो दानव भगवान शब्द किसी भी तरह से एक साधारण शीर्षक नहीं था। इसके अलावा भले ही युन चे दानव सम्राट के कबीले में शामिल हो रहा था और भले ही उनके बच्चे का उपनाम हुआन होगा, लेकिन वंशावली के संदर्भ में बच्चा अभी भी युन परिवार का वंश होगा। इसका मतलब ये भी था कि अब से भले ही छोटी दानव महारानी अभी भी दानव सम्राट वंश से भ्रामक दानव क्षेत्र की सम्राट थी। भ्रामक दानव क्षेत्र अब मूल रूप से यू कबीले का क्षेत्र था। भले ही यून परिवार वर्तमान में 12 अभिभावक परिवारों में से एक था जिन्होंने दानव सम्राट कबीले की रक्षा की थी, लेकिन उनकी स्थिति अब हर किसी की नजर में पहले जैसी नहीं थी। यंग पेट्रियार्क की शादी के परिणाम स्वरूप हमें 1399 तलवारें मिली हैं।
उनमें से 220 एम्परर प्रोफाउंड तलवारें और उच्चतम श्रेणी की 737 स्काई प्रोफाउंड तलवारें हैं। कुछ तलवारें ऐसी भी हैं जिनमें गहरे ग्रेड का अभाव होने के बावजूद दुर्लभ क्रिस्टल से बनी होने के कारण उनका मूल्य कई शहरों के बराबर है। इसके अलावा तलवार मंडप के बुजुर्ग ने एक सेकंड के लिए रुककर घबराहट से अपना गला साफ किया और फिर कठिनाई से आगे कहा, इसके अलावा तानाशाह गहरे दायरे की पूरी 7 तलवारें हैं। उद्धरण चिन्ह ... 7 तलवारें। यू चे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपने दिल में गुप्त रूप से चौंका हुआ महसूस किया। 7 तलवारें। यदि वे केवल सामान्य तलवारें होती तो यह एक नगण्य राशि होती, लेकिन 7 तानाशाह गहरी तलवारें वह इल्यूस्ट्री डेमन दायरे के सबसे मजबूत सदस्यों को सदमे से पीला पड़ने के लिए पर्याप्त था। एम्परर प्रोफाउंड कलाकृतियां पहले से ही अतुलनीय रूप से दुर्लभ थीं, लेकिन तानाशाह प्रोफाउंड कलाकृतियां कहीं अधिक कीमती थीं। पूरे इल्यूस्ट्री डेमन दायरे में हर 100 साल में औसतन केवल एक नया तानाशाह प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट दिखाई देगा। वर्तमान में यदि सभी भ्रामक दानव क्षेत्र की तानाशाह गहन तलवारों को जोड़ दिया जाए तो केवल 1 दर्जन या उसके आसपास ही हो सकती है। अब अप्रत्याशित रूप से यून परिवार को उसकी शादी के उपहार के रूप में 7 उपहार भेजे गए थे। आश्चर्यजनक रूप से 200 से अधिक सम्राट प्रोफाउंड तलवारों की एक अतुलनीय राशि थी। उस समय को याद करते हुए जब वह ड्रैगन फोर्ट के साथ खड़ा था और नीली हवा पर अहंकार पूर्वक हंस रहा था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे रोक सके। यहाँ तक कि शक्तिशाली दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में भी ड्रैगन फोर्ट विस्मयकारी और अतुलनीय होगा, क्योंकि विशाल बहुमत के लिए भी दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों के लिए एक सम्राट गहन कलाकृति प्राप्त करना जीवन भर की असाधारण इच्छा होगी। हालांकि किंवदंतियों की उन तानाशाह गहरी तलवारों में से उसे अचानक 7 प्राप्त हुई। इसके अलावा सम्राट प्रोफाउंड तलवारों के लिए जो ड्रैगन फोर्ट से मेल खा सकती थी, उन्हें बिना किसी कीमत के कुछ 100 मिले। ये है सत्ता और प्रतिष्ठा का लाभ। यदि उसने लिटिल डेमन महारानी से शादी नहीं की होती तो वह यू परिवार का युवा मुखिया होता। एम्परर प्रोफाउंड तलवार प्राप्त करना आसान नहीं होगा। यदि वह जो चाहता था वह एक तानाशाह प्रोफाउंड तलवार प्राप्त करना था, तो यह अविश्वसनीय रूप से कठिन भी होगा। इस तानाशाह प्रोफाउंड तलवार का नाम स्टार ब्रेकर है। ये सू परिवार के कुलपति का निजी उपहार है, जिसे युवा पितृसत्ता की शादी की बधाई देने के साथ साथ पुराने सू परिवार के कुलपति के इलाज की शालीनता के लिए धन्यवाद देने के लिए भेजा गया है। इस तलवार का नाम राक्षस 19 बिहेरा है। ये राक्षस संप्रदाय के ट्रेमस संप्रदाय की तलवार है। पूरी तलवार का वजन 95,000 किलोग्राम है और इसे इल्यूस्ट्री डेमन दायरे की सबसे शक्तिशाली तलवार माना जा सकता है। ऐसी अफवाहें हैं कि पिछले 900 वर्षों में एक भी व्यक्ति पूरी तरह से इस पर महारत हासिल नहीं कर पाया है। ये सुनने के बाद कि युवा कुलपति भारी तलवारों के शौकीन हैं, राक्षस संप्रदाय ने इस तलवार को युवा कुलपति के पास भेज दिया। उनकी श्रद्धा व्यक्त करें। वे चाहते हैं कि यंग पैट्रियार्क रात में लिटिल डेमन महारानी के कानों में कुछ सुंदर शब्द फुसफुसाए ताकि ड्यूक हुआई पैलेस के प्रति उनके दलबदल का अपराध भुला दिया जाए। इस तलवार का नाम स्कारलेट क्लाउड पियर्सर है। जिस वर्ष ये प्रकट हुई, अनगिनत गहन चिकित्सकों ने इस पर लड़ाई की, जिससे खून का तूफान आ गया। तानाशाह गहन कलाकृतियों में से कोई भी इल्यूस्ट्री दानव क्षेत्र में उत्कृष्ट रूप से प्रसिद्ध थी। ये 7 तानाशाह गहरी तलवारें स्वाभाविक रूप से अपवाद नहीं थी। चूंकि कोई भी सॉवरेन प्रोफाउंड कलाकृति इल्यूस्ट्री डेमन दायरे में कभी दिखाई नहीं दी थी, ये 7 तानाशाह प्रोफाउंड तलवारें तलवारों के बीच शासक थी और किसी भी तलवार विशेषज्ञ के लिए सर्वोच्च लक्ष्य थी। यून चे के सामने एक साथ उपस्थित होकर उन्होंने ऐसी राजसी तलवार की आभा उत्पन्न की कि कोई भी अभ्यासकर्ता कुछ हद तक कमजोर और सांस लेने में असमर्थ महसूस करेगा। हालांकि अलोकप्रिय गहन कलाकृतियां होने के कारण 7 तानाशाह प्रोफाउंड तलवारों में से केवल एक ही भारी तलवार थी। ये तलवारें आम नहीं हैं, खासकर 7 तानाशाह गहरी तलवारें तलवार के सभी पुराने उस्तादों की प्रतिष्ठा कान छिदवाने वाली है। ऐसे समय के बारे में सोचना जहां ये सभी तलवारें एक साथ देखी जा सके, किसी के लिए स्वप्न में भी असंभव होगा। युवा कुलपति, ये तलवारें आप इन सभी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? तलवार मंडप के बुजुर्ग, जिन्होंने 7 तानाशाह गहरी तलवारें पेश की, ने चिंतित आंखों से पूछा। उसने पहले कभी यूचे को तलवार चलाने का अभ्यास करते नहीं देखा था और उसे इस बात का दुख था कि यूचे इतनी सारी तलवारें अपने शरीर पर छोड़ने के बजाय अपने शरीर पर क्यों रखता है। तलवार मंडप, क्या ये जमाखोरी की आदत हो सकती है? हाँ, वे सब मुझे दे दो, यूनचे ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तलवारों को कंटेनरों में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें सीधे मेरी स्थानिक रिंग में डाल दे। तलवार मंडप के बुजुर्ग ने सभी तलवारों को एक बैंगनी रंग की स्थानिक अंगूठी में डाल दिया और फिर सावधानी से यूचे के हाथ में रख दिया।
वह कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि उसके द्वारा निकाली गई सभी अनमोल गहरी तलवारें बस बन जाएंगी एक निश्चित छोटे राक्षस का भोजन। हागा ने जो तलवारें खाईं, वे उसकी शक्ति बन गईं, और साथ ही वे स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिलों की तलवार का कारण बनेंगी, जिसे उसने रूपांतरित किया था और वह मजबूत हो गई थी। युन चे कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर होंगर ने इन सभी गहरी तलवारों को खा लिया तो हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार किस स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि अभी वह केवल इसकी कल्पना कर रहा था, क्योंकि उसने अभी तक इसे आजमाया नहीं था। सबसे पहले वह नहीं जानता था कि क्या हागा कम समय में सभी तलवारें खाने में सक्षम होगा, या क्या हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार बहुत तेजी से बढ़ेगी, संभवतः उस स्तर तक पहुंच जाएगी जहां वह असमर्थ होगा इसे नियंत्रित करे, जो इतनी खुशी की घटना को त्रासदी में बदल देगा। इसके अलावा इन व्यंजनों को हागा को धीरे धीरे खिलाना पड़ता था। अगर वह ये सभी उसे एक ही बार में दे देता तो छोटा शैतान महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी बात नहीं सुनता, और वह ऐसा नहीं करता उसे लुभाने के लिए भोजन निकाल सके। चूंकि वह दानव सम्राट कबीले में प्रवेश कर चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे शाही दानव महल में रहना शुरू करना पड़ा। बहरहाल यू क्विंगहोंग की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं होने के कारण और चून की शादी अभी अभी हुई थी, यू चे हर रोज यू परिवार के घर लौटता था, लेकिन वह हर मुलाकात में ज्यादा समय तक वहां नहीं रहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे बच्चा पैदा करने के लिए जल्दी से छोटी दानव महारानी के पास लौटना था। हाँ, इस अवधि के दौरान वह हर रोज 2 घंटे यून क्विंगहोंग का इलाज करते थे, 4 घंटे सोते थे, 4 घंटे खेती करते थे, और बाकी समय बस छोटी दानव महारानी के साथ बिस्तर पर बिताते थे और कुछ अन्य अजीब जगहों पर। भले ही वे नवविवाहित थे, उन्हें थोड़ा अधिक नियंत्रण रखना चाहिए, यू चे ने खुद से कहा। लेकिन समस्या ये थी, लिटिल डेमन एम्प्रेस के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ एक माध्यमिक कारण था, मुख्य कारण था। हर बार जब लिटिल डेमन महारानी थोड़ा सा अपना आकर्षण दिखाती थी तो उसके शरीर का सारा खून जल जाता था, जिससे वह विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता था। कुछ दिनों में पिताजी की चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी। डेमन इंपीरियल पैलेस में युन चे कमल के तालाब में एक विशाल कमल के पत्ते पर लेटा हुआ था और धीरे धीरे जोर से सोच रहा था। उसके सामने हागा अपने घुटने पर एक लंबी तलवार पकड़कर बैठा था, जो ठंड की तरह चमक रही थी और उसे कुतरने में प्रसन्न था। हागा के होंठ हल्के गुलाबी रंग के थे और फूल की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल दिखते थे, लेकिन प्रत्येक काटने के साथ वह तलवार से काटती थी जो पहाड़ को समतल कर सकती थी। सम्राट की तलवार एक परतदार पेस्ट्री बनकर रह गई थी, जो हर काटने पर चटकती और टूट जाती थी। उसके दांत तलवार के ब्लेड पर स्पष्ट निशान छोड़ देते थे। इस समय कोई भी अन्य व्यक्ति घबराकर गिर जाएगा, लेकिन युन चे को पहले ही इसकी आदत हो चुकी थी और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये छोटा राक्षस 9 सूर्यों की दिव्य जैद को भी निगलने में सक्षम था, इसलिए इसकी तुलना में सम्राट की गहरी तलवार खाना मामूली बात भी नहीं मानी जा सकती। छोटी दानव महारानी यहाँ है, वापस आओ। हागा, चमेली अचानक चिल्ला उठी। आह, ओह। हागा ने जैस्मिन की बात सुनी और उसका आह्वान सुनने के बाद उसने तलवार की चमकती नुकीली नोक को जमकर काटा और स्काई पॉइजन पल पर लौटने से पहले चबाते समय लाल बत्ती में बदल गई। यू चे के उठने के बाद लिटिल डेमन एम्प्रेस की आकृति उसकी दृष्टि रेखा में दिखाई दी। उसने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी थी और उसके बहुत खूबसूरत होने के कारण थोड़ी बड़ी स्कर्ट उसके शरीर के पीछे मुड़ी हुई थी, जो सुंदर ढंग से तैर रही थी उसके पीछे। उसके काले जैड बाल उसके कंधों पर नहीं लिपटे हुए थे, इसके बजाय उन्हें एक साधारण उड़ने वाली देवी की चोटी में एक साथ पिरोया गया था, जिसके बाल चिकने और गोल जैड मोतियों से सजे हुए थे। अंत में उसकी दोनों पुतलियां बर्फ की तरह दिखाई दी। युन चे को देखकर उसकी आंखों में एक अत्यंत सुंदर चमक आ गई। युन चे से शादी करने के बाद लिटिल डेमन महारानी ने कोई भी गहरे भूरे रंग का गाउन नहीं पहना था जो वह पहनती थी। इसके अलावा यह एक ऐसा बदलाव था जिसे हर कोई देख सकता था। हालांकि उसका सबसे बड़ा बदलाव केवल यू चे को ही स्पष्ट रूप से पता था। अब भूरे रंग के कपड़े नहीं पहने हुए लिटिल डेमन महारानी ने एक ऐसी चमक बिखेरी जिसकी तुलना में बाकी सभी चीजें फीकी पड़ गईं। अपने दिल में वह जल्द से जल्द युन चे को उत्तराधिकारी देने की इच्छा रखती थी और अपनी शादी के बाद हर दिन वह युन चे के साथ पूरी रात बिताती थी। यहाँ तक कि दिन के दौरान भी ये भावनाएं उसे सामान्य रूप से ठंडा और प्रतिष्ठित बनाती थी। जैड जैसी अभिव्यक्ति एक अमिट आकर्षण लेती है। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जो दुनिया को हिला सकती थी, एक ऐसा असर जो दुनिया को डरा सकता था। थोड़ी सी प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण जोड़कर ये सब एक साथ किसी भी पुरुष के दिल की रक्षा को एक सेकंड में नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। आधिकारिक व्यवसाय के दौरान अतीत में अदालत भारी दबाव के कारण, जिस पर उसने हार मान ली थी, सीधे उसकी ओर देखने को तैयार नहीं थी। आज वे और भी अधिक
दृढ़ता से अपने सिर झुकाए हुए थे, उन्हें उठाने और छोटी दानव महारानी की ओर देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इस डर से कि उनके दिल और आत्मा तुरंत अपनी सुरक्षा खो देंगे। कई ही यूचे ने मुस्कुराते हुए पुकारा। छोटी दानव महारानी पानी पर कूद पड़ी, हल्के से उस कमल के पत्ते की तरफ पहुंची जिस पर यूचे था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, किसी बात को लेकर चिंतित लग रही थी और धीरे से बोली, अब से 6 दिन बाद जियो यू और नंबर 7 अंडर हेवन की शादी के बाद। उस समय क्या आप अभी भी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में वापस जाने की योजना बना रहे हैं? जियो यून और नंबर 7 अंडर हेवन की शादी की योजना बनाते समय यूचे ने गणना की कि यही वह समय होगा जब यू किंगडम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जियो यू की शादी और यू किंगडम के ठीक होने के बाद वह तुरंत प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौट आएगा। आमीन। यूचे ने सिर हिलाया। अगर यह मेरे पिता के स्वास्थ्य के लिए नहीं होता तो मैं पहले ही चला गया होता। पहले से ही इतना लंबा इंतजार करने के बाद मैं वास्तव में अब और इंतजार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तुम्हें लौटना ही होगा। लिटिल डेमन महारानी ने अपनी निगाहें हटा ली और अशांत भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए धीरे से कहा, आपने मुझे गहरे आकाश महाद्वीप में अपने समय के बारे में जो बताया, उसके आधार पर आपका समय वहां स्थिर था और आपने कई दुश्मन बनाए। लेकिन भ्रामक दानव क्षेत्र में, हालांकि आपकी गहन शक्ति उच्चतम नहीं है, आप यू परिवार के युवा पितामह हैं। मोरिसो, आप मायावी दानव क्षेत्र के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत दानव भगवान हैं। तुम्हारी औकात मेरी जैसी ही है। कोई तुम्हारे साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं करेगा, कोई तुम्हें अस्वीकार नहीं करेगा और कोई तुम्हें धमकाएगा नहीं। आप जो भी चाहते हैं, जब तक वह इल्यूस्ट्री डेमन दायरे के पास है, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे 3 साल, अगर मैं आपसे पहले मर जाऊं, तो पूरा मायावी दानव क्षेत्र आपका हो जाएगा। क्या ये बुरा है? आप उस स्थान पर लौटने के लिए इतने दृढ़ क्यों हैं जहां आपका कोई प्रभाव नहीं है और आप लगातार खतरे में हैं? ये पहली बार था जब लिटिल डेमन महारानी ने उससे इस प्रकार के शब्द कहे थे। यूनचे ने मायावी दानव क्षेत्र में जो समय बिताया था वह बिल्कुल भी लंबा नहीं था। सब कुछ ध्यान में रखते हुए यह 1 वर्ष तक भी नहीं पहुंचा था। हालांकि अनुभवों का यह 1 वर्ष किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की तुलना में अधिक घटनाओं और अनुभवों से भरा था। समय की इस अवधि के दौरान, जो कि 1 वर्ष से भी कम थी, उसने इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र के सबसे सम्मानित शाही कबीले में प्रवेश किया था, एक शानदार प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, इल्यूस्ट्री डेमन दायरे की सबसे खूबसूरत महिला प्राप्त की थी, जो सबसे शक्तिशाली लिटिल डेमन महारानी भी थी। वह भ्रम के बिल्कुल शिखर पर खड़ा था। दानव क्षेत्र, मृत्यु सागर और गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा की घटनाओं के कारण उनकी गहन शक्ति अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थी। वर्तमान में दानव भगवान की स्थिति होने के कारण वह मायावी दानव क्षेत्र में जो कुछ भी चाहता था उसे पूरा कर सकता था। यदि वह कुछ चाहता था तो उसे बस अपना हाथ हिलाना होता था और कोई भी असहमत या अवज्ञा नहीं करता था। न ही उसे जरा सा भी जोखिम या जोखिम का अनुभव होगा। ईमानदारी से कहें तो, हालांकि वह कभी भी दूसरों के अधीन रहने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके पास इस स्तर की शक्ति होगी। हालांकि यूनचे ने 2 अशांत जीवन जिए थे, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आरामदायक जीवन शैली को नापसंद करता हो। यदि चिंता करने के लिए कोई गहरा आकाश महाद्वीप नहीं होता, तो वह निर्विवाद रूप से लिटिल डेमन महारानी, अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ रहने के लिए तैयार होता, जो कि पूरे इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र को देखते हुए चरम पर खड़ा होता और संतुष्ट होकर जीवन का आनंद लेता। विलासिता और महिमा। लेकिन चूंकि उसके पास चिंता करने के लिए गहरा आकाश महाद्वीप था, इसलिए वह मायावी दानव क्षेत्र में आराम और गौरव के जीवन की खातिर गहरे आकाश महाद्वीप के बारे में बिल्कुल नहीं भूल सकता था। यदि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आंख नहीं होता तो वह आराम से समय नहीं गुजार पाता। वह वापस आने का रास्ता खोजने के लिए सब कुछ छोड़ने में संकोच नहीं करेगा। उसने छोटी दानव महारानी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, कोई बात नहीं, मुझे वापस लौटना ही होगा। आखिरकार गहरा आकाश महाद्वीप मेरा जन्म स्थान है। यहीं मैं 19 वर्षों तक बड़ा हुआ। बाकी सब कुछ मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन इसमें अभी भी मेरे दादाजी, मेरी छोटी चाची और भी हैं। इसमें ऐसी महिलाएं भी हैं जिनसे आप अलग नहीं हो सकते, ठीक है? लिटिल डेमन महारानी ने उदासीनता से कहा, यदि आप महिलाओं से इतना प्यार करते हैं, तो मैंने कहा है कि मैं आप पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाऊंगी। डेमन इंपीरियल पैलेस की नौकरानियां शक्ल सूरत या योग्यता की परवाह किए बिना लाखों में एक होती हैं। तुम जिसे चाहो पा सकते हो। उन ड्यूक महलों और कुलीन परिवारों की महिलाएं, जिन्हें भी आप देखें, जिनमें सू परिवार की सू जिक्सी या ड्यूक किंग पैलेस की लैंजी भी शामिल हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को रखेल के रूप में दे सकता हूँ। यूचे ने लिटिल डेमन महारानी का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, कई मेरी पत्नी।
तुम्हें मुझसे अलग होने से इतना नफरत है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां से लौटने की योजना नहीं बना रहा हूँ। गहन आकाश महाद्वीप, यदि देखभाल करने के लिए इतने सारे मामले न होते या सब कुछ शांतिपूर्ण होता, तो शायद मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाता। मैं उन्हें अपने माता पिता, साथ ही आपसे, अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए यहाँ ला सकता हूँ। यू चे ने इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटने के बाद वह जियो लिंगशी और उसकी राजकुमारी पत्नी को इल्यूसरी डेमन दायरे में वापस ला सकता है, क्योंकि यहाँ कोई खतरा या दबाव नहीं था। यह उन्हें एक शांतिपूर्ण जीवन देगा। सबसे सही अंत चू यूचेन को ढूंढना और उसे भी वापस लेना होगा। जहां तक जिया क्विंगयू की बात है, वह निश्चित रूप से यहाँ उसका पीछा नहीं करेगी। क्या उनमें आपकी अन्य पत्नियां भी शामिल हैं? छोटी दानव महारानी ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें डर नहीं है कि अगर मुझे वे अच्छे नहीं लगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा? बिल्कुल नहीं डरता, युन चे ने कहा, जैसे ही उसने उसकी बांह खींची। उस छोटी दानव महारानी को, जिसके पास उसकी सुरक्षा नहीं थी, अपने सीने में ले आए और तुरंत उसकी पोशाक को नीचे से ऊपर तक फाड़ना शुरू कर दिया। एक सेकंड में 2 पतले सफेद पैर यूनचे के सामने नग्न प्रस्तुत किए गए। पूरी दुनिया में केवल यूनचे को पता था कि लिटिल डेमन महारानी का सबसे आकर्षक हिस्सा उसके पैर थे। वे दूधिया सफेद जैड की तरह थे और एक अतुलनीय आकर्षण के साथ चमकते थे। उनकी शादी के बाद से पिछले दर्जनों दिनों में लिटिल डेमन एम्प्रेसेस के कपड़े यूनचे द्वारा पहले ही दर्जनों बार फाड़े जा चुके थे। वह जल्दी से उन हाथों को रोकने के लिए आगे बढ़ी जो उसके बर्फ जैसे सफेद पैरों को छू रहे थे। हम बाहर हैं। उन्हें पहले से ही इसकी आदत हो गई है। यू चे ने सीधे छोटी दानव महारानी को उठाया और उसे अपनी गोद में बिठाया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, कहीं मेरी पत्नी, तुम हमारे बीच हुई बातचीत भूल गई। यदि आप जल्दी से बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो हमें न केवल हर दिन प्रयास करना होगा, हमें विभिन्न पदों और स्थानों को आजमाना होगा। इसके अलावा हमारे कार्य ऊर्जावान होने चाहिए और ध्वनि थोड़ी तेज होनी चाहिए। ओह बच्चे, शब्द सुनकर छोटी दानव महारानी शांत हो गईं और उन्होंने किसी भी तरह से विरोध करना बंद कर दिया। उसके केवल 3 साल और जीवित रहने की उम्मीद थी, और वर्तमान में उसकी सबसे बड़ी इच्छा उससे पहले यूचे के साथ एक बच्चा पैदा करना था। लेकिन बच्चे पैदा करने के मामले में वह बिल्कुल अनजान थी। वह किसी और से सवाल नहीं पूछ सकती थी। इसके अलावा यूचे पूरे इल्यूसरी डेमन दायरे की प्रतिभाशाली डॉक्टर थी, इसलिए यूचे के आधिकारिक मार्गदर्शन के संबंध में, चाहे वह कितना भी शर्मनाक क्यों न हो, वह उसका पालन करेगी। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि पूरी तरह से प्रतिष्ठित और शक्तिशाली लिटिल डेमन महारानी, जो यूचे के मार्गदर्शन में राजाओं की भीड़ को अपनी सांसें रोक सकती थी और कांपने पर मजबूर कर सकती थी, ऐसी स्थिति अपनाएंगी कि वेश्याएं भी उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर लेंगी। कराहने से डेमन इंपीरियल पैलेस की सभी नौकरानियों के चेहरे भी शर्मिंदगी से लाल हो जाते। 6 दिन बाद जियोयू और नंबर 7 अंडर हेवन का विवाह संस्कार पूरा हो गया था। नंबर 7 अंडर हेवन यून परिवार में शामिल हो गया और यून परिवार की बहू बन गई। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन के 6 बेटे थे और केवल एक लड़की थी। शादी के दिन सचमुच उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन सौभाग्य से यून और अंडर हेवन परिवार दूरी के हिसाब से बहुत करीब थे। अगर वह उसे देखना चाहता तो यह आसान मामला था। यह पूरी तरह से अपनी बेटी को खोने जैसा नहीं था। इसके साथ 2 और दिनों के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब यूचे ने छोड़ने का फैसला किया था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।